चैप्टर 471 टॉपसी टर्वी। आंगुलेम, जो इमरे और वैलेंटाइन के साथ तेजी से इग्ली सेंट रॉबर्ट की ओर बढ़ रहा था ताकि ज्यादा इंटेल जुटा सके और ताजा ऑर्डर्स ले सके, अचानक सूरज की रोशनी से अंधा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत समय से अंधेरे में लिपटा हुआ था और अब इस अचानक चमक के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा था। कुछ पलों बाद वो और उसके साथी आसमान की ओर देखने लगे। ट्रायर में जहां देर रात होनी चाहिए थी, नजारा एक खिली हुई दोपहर में बदल चुका था। सूरज की गर्मी महसूस करते हुए एंगुलम में अपनी रीढ़ की हड्डी में दौड़ती हुई उस सहरन को नहीं रोक पाया। उसे एहसास हुआ कि समस्या बहुत बड़े स्तर पर बढ़ चुकी है और क्षितिज पर एक तबाही मंडरा रही है। पलक झपकते ही रिस डॉक्स, लमार्श ड्यू क्वार्टियर ड्यू जेंटलमैन, सुहित का स्टीम लोकोमोटिव स्टेशन और पास के डिपो और वेयरहाउसेस से धमाकों की आवाजें गूंजी। हवा में बिजली सी गड़गड़ाहट गूंज उठी। इतनी दूर से भी एंगुलम और उसके साथियों ने लाल लपटें और जलती हुई इमारतें देखीं। गोलियों की आवाजें और चिल्लाहटें इस तबाही के बीच चीरती हुई आ रही थीं। पूरा मार्केट डिस्ट्रिक्ट अराजकता में डूब गया। क्या क्वार्टियर इरास्ट का मिलिट्री रिबेलियन ट्रायर की बियॉन्ड फोर्सेस को कम कर रहा था ताकि मार्केट डिस्ट्रिक्ट के विद्रोह को सहारा मिल सके? ये वही ग्रुप नहीं हो सकता जो सुबह डॉक्स और फैक्ट्री स्ट्राइक्स के लिए जिम्मेदार था। क्या हो रहा है? एंगुलम का चेहरा सख्त हो गया और उसने अपना रास्ता बदल लिया। अब वो सबसे तेज धमाकों के केंद्र की ओर बढ़ रहा था। इमरे और वैलेंटाइन उसके ठीक पीछे चल रहे थे। डॉट 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 साल दे बाल ब्रीज में दूसरी मंजिल के कैफे में गार्डनर मार्टिन ने अपना चांदी जैसा सफेद फुल बॉडी आर्मर पहना और खुद को खिड़की के पास खड़ा कर लिया। जब उसने एंगुलम डे फ्रांसवा और उसकी टीम को उस इलाके से जाते देखा तो उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। सवा मॉब का लीडर पहले से ही रिस्ट डॉक्स, लमार्श ड्यू क्वार्टियर ड्यू जेंटलमैन और अन्य प्रमुख जगहों पर फैलती हुई तबाही की कल्पना कर सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने मार्केट डिस्ट्रिक्ट में आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर की छिपी हुई ताकत को उजागर कर दिया, जिसका मकसद कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अराजकता फैलाना था। चाहे वो ब्लड पाम ब्लैक हो, जो लमार्श ड्यू क्वार्टियर ड्यू जेंटलमैन की देखरेख कर रहा था, रिस्ट डॉक्स पर विंसेंट लोरेन, डिपो संभालने वाला पार्सिफल, या सुहित के स्टीम लोकोमोटिव स्टेशन पर घुसपैठिया फॉस्टिनो, हर कोई आगजनी, धमाके और अंधाधुंध विनाश की टीमों का नेतृत्व कर रहा था। भाग्य से हम अच्छी तरह से तैयार थे। भले ही हमें अपने प्लान्स को तेजी से आगे बढ़ाना पड़ा, फिर भी हम संबंधित रिचुअल को पूरा कर सकते हैं, गार्डनर मार्टिन ने अपने पीछे खड़े सुपरवाइजर ओल्सन से कहा। ओल्सन, जो एक भूखे भालू जैसा लग रहा था, ने अपना छोटा भूरा सूटकेस पकड़ा। उसकी आवाज उदासीन थी जब उसने पूछा, आपने डीमोनस को खत्म नहीं किया? गार्डनर मार्टिन मुस्कुराया। ऐसी बेवकूफ डीमोनस पर मेहनत बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। वो कोई असली खतरा नहीं है। इसके अलावा उसे मारना समय लेने वाला होता और आप उसकी जबरदस्त सर्वाइवेबिलिटी से वाकिफ हैं। इससे हम अपना खास मौका गंवा सकते थे। जहां तक दूसरों की बात है जो मुसीबत पैदा कर रहे हैं, मैंने एल्बस को क्वार्टियर इरास्ट के मिलिट्री कैंप में भेज दिया है। लूमियन। लूमियन का नाम आते ही गार्डनर मार्टिन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने अपने हेलमेट का वाइजर उठाया और एक बार फिर खिड़की से बाहर झांका। तेज सूरज की रोशनी में लमार्श ड्यू क्वार्टियर ड्यू जेंटलमैन की लपटों ने आसमान को गहरा लाल कर दिया था। चीखें, रोना, गोलियों की आवाजें और धमाके हवा में गूंज रहे थे। गार्डनर मार्टिन ने अपनी ठुड्डी ऊपर की, आंखें बंद की और संतोष के साथ नाटक के क्लाइमैक्स का इंतजार करने लगा। रिचुअल पूरा होने की कगार पर था। डॉट 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 पेंटिंग वर्ल्ड में आसमान में ढलता हुआ सूरज और भी असली लगने लगा। उसकी चमक एक अजीब नाच में हल्की छाया के साथ मिल रही थी। हर इमारत में इसी तरह के बदलाव हो रहे थे। गलियों में दुकानदार और पैदल चलने वाले जो बेजान पुतले थे, अब घबराहट में इधर उधर भाग रहे थे और पनाह ढूंढ रहे थे। सबटेरेनियन मार्केट डिस्ट्रिक्ट और उसका सरफेस काउंटरपार्ट धीरे धीरे एक ठोस अस्तित्व में बदलने लगे। एक हिस्सा तेल पेंटिंग की तरह लपटों में नहाया हुआ था और दोनों एक दूसरे का आईना बनने लगे, स्पिरिट वर्ल्ड में प्रोजेक्शंस की तरह गुथते हुए। अचानक जैसे कोई काल्पनिक चीज उल्टी हो जाए, पेंटेड मार्केट डिस्ट्रिक्ट सतह पर उभर आया, जिससे ट्रायर के बाकी हिस्सों के साथ उसका संपर्क पूरी तरह कट गया। असली मार्केट डिस्ट्रिक्ट गुफा के अंदर एक म्यूरल में बदल गया था जो अंडरग्राउंड से जुड़ा था। असली ट्रायर में साल द बाल ब्रीज अंधेरे में था, जिससे सील के प्रभाव कम हो रहे थे। उस अंधेरे के बीच 3 सिरों वाला, 6 हाथों वाला विशालकाय लूमियन उस रहस्यमय दरवाजे से सटा हुआ था। एक गूंजती हुई चरमराहट के साथ वो धीरे से खुल गया। खून और लाल जंग से सना हुआ एक ऐसी दरार दिखा रहा था जो अदृश्य लपटों से दहक रही थी। रंबल। पूरा ट्रायर कांप उठा और सूरज की रोशनी वाला आसमान जलते हुए बादलों के साथ धुंधलके में उतर गया। डॉट 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 क्वार्टियर इरास्ट, रेड स्वॉन कासल। काउंट पाउफर अपनी नींद से जागा। एक सपने के बीच में उसकी आंख खुल गई।
खून से सनी सूरज की रोशनी मोटे पर्दों से छनकर आ रही थी। साथ में क्रूर और पागलपन भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। वो बेज कासल जो पुराने खून के धब्बों से सजा था, हिंसक रूप से कांपने लगा, जैसे जमीन के नीचे कोई विशाल चीज उसकी बुनियाद को पकड़े हुए हो। पॉफर ने अपनी आत्मा की गहराई से एक बुलावा और एक मैग्नेटिक खिंचाव महसूस किया। उसके चेहरे पर उत्साह छा गया जब वो जल्दी से अपने बिस्तर से उतरा और बेडरूम से बाहर भागा। अपनी घबराहट भरी जल्दबाजी में उसने अपनी चप्पलें और अपना गहरा लाल सूती गाउन बदलना भी जरूरी नहीं समझा। नंगे पैर वो गलियारे की ओर भागा। उसके गाउन का घेरा उसके पीछे लहरा रहा था। वो कितनी रातों से इस जागृति का इंतजार कर रहा था। ये उसके पूर्वज की आत्मा से मिलने वाली लंबे समय से प्रतीक्षित पहचान थी। सीक्रेट ऑर्डर के रहस्यमय नेता की भविष्यवाणी का पूरा होना और सौरॉन परिवार के लिए अपनी ताकत वापस पाने की उम्मीद की सुबह। इसका मतलब था उस श्राप का अंत जो बाकी सौरॉन्स को परेशान करता था और पुनर्जन्म का वादा। काउंट पॉफर अपने लिए इसके संभावित नतीजों को समझता था, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट की स्थिति का सामना किया। क्या रेड स्वॉन कासल में रहने वाले सौरॉन परिवार के हर सदस्य ने, जिसने वयस्क होने के बाद वहां से न जाने का फैसला किया था, खुद को मानसिक रूप से इस पल के लिए तैयार नहीं किया था? अपने पूर्वज के पुनरुत्थान के लिए एक वेसल बनना, उनके साथ मिल जाना, सौरन परिवार के हर सदस्य के लिए एक सम्मान की बात थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए काउंट पॉफर अंडरग्राउंड मेज में घुस गया। उसके पीछे के अंधेरे में सीढ़ियों के पास से एक आकृति उभरी। वो एलरॉस थी, जो बेज हंटिंग पोशाक पहने हुए थी और उसके लंबे गहरे भूरे बाल एक पोंछ की तरह बंधे थे। वो लड़की जिसमें सौरॉन और आइनहॉर्न दोनों का खून था, अपने भाई के पीछे एक स्थिर गति से चल रही थी। उसकी मौजूदगी शांत लेकिन गहरी थी। डॉट 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 मार्केट डिस्ट्रिक्ट में 3 रू डे ब्लाउजेस ब्लॉन्श, अपार्टमेंट 601 में फ्रैंका और एंथनी रीड खुद को पल भर के लिए हैरान पाया जब उन्होंने सूरज को पश्चिम में नीचे लटका हुआ देखा। रात के 2 बज रहे थे। ये कौन सा सूरज हो सकता था? क्या हो रहा था? ये अजीब घटना क्यों हो रही थी? उनके विचार अचानक मार्केट डिस्ट्रिक्ट में धमाकों और गोलियों की गूंज से टूट गए। एंथनी साफ तौर पर कांपने लगा, सहज रूप से उस अनपेक्षित हमले से बचने की कोशिश कर रहा था। सौभाग्य से पहले ही ट्रायर में रुकने का फैसला करने के कारण वो पिछली घटनाओं की तुलना में खुद को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में सफल रहा। फ्रैंका और एंथनी के बीच की एक नजर ने उनके आश्चर्य, भ्रम और गहरी चिंता को जाहिर कर दिया। क्या तबाही शुरू हो गई है? एंथनी रीड ने एक गहरी और गूंजती आवाज में पूछा। फ्रांका ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए विचार किया, लेकिन बुवार की लाश की भविष्यवाणी के अनुसार तबाही के साथ बारिश और पानी होना चाहिए था, और अब, इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा कर पाती, उसकी स्पिरिचुअलिटी ने उसे खिड़की के बाहर किसी चीज के लिए अलर्ट कर दिया। सामने वाली इमारत में एक साफ तौर पर दिखने वाला फैंटम प्रकट हुआ। 2 आकृतियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ीं और तेजी से अलग हो गईं। उसी समय फ्रांका को चक्कर आने लगे, जैसे वो बिना किसी वजन के नीचे गिर गई हो और अससिन की फेदर फॉल क्षमता का उपयोग करने में विफल रही हो। एंथनी रीड ने भी वैसा ही महसूस किया। उसने गंभीरता से कहा, यह सबको प्रभावित कर रहा है? किसी रिचुअल का प्रभाव? तबाही को ट्रिगर करने वाला एक रिचुअल? जैसे ही फ्रैंका ने अपार्टमेंट छोड़कर बेहतर समझ के लिए लविनी डॉक्स पर द फूल के कैथेड्रल की ओर जाने का सोचा, उसका ध्यान अपनी छिपी हुई जेबों में रखे 2 सामानों में हुए अचानक बदलाव की ओर गया। उसने उनकी स्थिति के आधार पर तुरंत निर्णय लिया। एक हथेली के आकार की प्राइमोर्डियल डिमोनेस की मूर्ति थी, जो कपड़ों के माध्यम से भी एक असामान्य ठंडक छोड़ रही थी। दूसरा अंडरग्राउंड से मिला प्राचीन चांदी का दर्पण था, जो एक अजीब दर्पण दुनिया से जुड़ा था। वो हल्का सा कांप रहा था, जैसे वर्तमान वातावरण और पास की चीजों के साथ तालमेल बिठा रहा हो। क्या फ्रैंका की आंखें सिकुड़ गईं? इन दोनों चीजों की हलचल के साथ उसे पास में डिमोनेस पाथवे के एक उच्च स्तरीय बियॉन्डर की मौजूदगी का शक हुआ। डॉट 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 सेक्रेड हार्ट क्लॉइस्टर में, जो अब एक सूरज में बदल चुका था, एक नवजात शिशु के लगातार रोने की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। उन चीखों ने मैडम मैजिशियन को परेशान कर दिया। उनके चेहरे पर सितारों जैसी चमक थी, जिससे दरवाजे के आकार के कई कीड़े अंदर बाहर रेंगने लगे। मिस जस्टिस को, जिनकी त्वचा भूरे सफेद स्केल से ढकी हुई थी, खुद को शांत करने के लिए प्लेकेट का उपयोग करना पड़ा। चुभने वाली सूरज की रोशनी ने दोनों मेजर आर्काना कार्ड धारकों को सहज रूप से अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। उनके सामने वॉइड्स टकराए और सितारों की रोशनी की परतों ने फैलती लपटों को दूरी में रोक दिया। उन्होंने आने वाली ताकत को बहुत अच्छी तरह पहचान लिया था। ये इटर्नल ब्लेजिंग सन की दैवीय शक्ति थी। हालांकि ये सच्चा देवता शारीरिक रूप से स्पिरिट वर्ल्ड से हकीकत में नहीं उतरा था। लेडी मून, जिसने एक देवता का पालन पोषण किया था और जिस नवजात को उसने पकड़ा था, उसने अप्रत्यक्ष रूप से उनकी कुछ ताकत हासिल कर ली थी। एक देवता की शक्ति। मैजिशियन और जस्टिस संघर्ष करने के बावजूद शांत बनी रहीं।
वे जानती थीं कि वे अकेली नहीं थीं। सेक्रेड हार्ट क्लॉइस्टर में लेडी मून के ठिकाने का पता चलने पर उन्होंने सबसे खराब स्थिति का अंदाजा लगा लिया था। लाविनी डॉक्स पर ब्लू एवेंजर जहाज पर द हैंग्ड मैन आल्जर नाविक की पोशाक और गहरे नीले बालों के साथ जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा था। अचानक आसमान की चमक और पश्चिम में सूरज को नीचे लटका देखकर उसमें चिंता और उत्साह का मिला जुला भाव जाग उठा। तेजी से उसने अपने पास से एक चीज निकाली। वो एक कार्ड था जिसमें एम्परर रोजेल को हाथ उठाए हुए और सिर पर एक पापल टियारा पहने दिखाया गया था। उनके पीछे बिजली, तेज हवाओं और ऊंची लहरों का चित्रण था। द टायरेंट कार्ड, एम्परर रोजेल द्वारा बनाए गए कार्ड्स ऑफ ब्लास्फेमी में से एक। द हैंगमैन आल्जर ने ट्रायर की एक विशेष यात्रा की थी, किसी भी और काम से दूर रहकर, क्योंकि उसे सबसे बड़ी तबाही का अंदाजा था। पिछली बातचीत पहले से स्थापित निशानों और कुशल प्रार्थनाओं के माध्यम से सेलर पाथवे के एक सेंट के रूप में उसके पास टायरेंट कार्ड का उपयोग करने की क्षमता थी। इसने उसे अस्थायी रूप से किसी और की शक्ति का उपयोग करने की अनुमति दी, जिससे वो एस्ट्रल वर्ल्ड की स्थिरता को खतरे में डाले बिना आसमान के सूरज का मुकाबला कर सके। हुश! जैसे ही आल्जर ने प्रार्थना में अपना सिर झुकाया, टायरेंट कार्ड चमक उठा, जिससे ट्रायर का आसमान काला पड़ गया। सूरज की रोशनी के नीचे अनगिनत पानी की बूंदें जमीन पर गिरने लगीं। बारिश, मूसलाधार बारिश का सैलाब। चैप्टर 472, वेदर। मूसलाधार बारिश के बीच द हैंग्ड मैन आल्जर ने अपनी प्रार्थना समाप्त की। उनका शरीर अपने आप सीधा हो गया और उनका सिर झटके से ऊपर उठा। उनके हाथ में मौजूद टायरेंट कार्ड अचानक मोटा और चमकदार हो गया, जो एक रोशनी वाली किताब में बदल गया। किताब के पन्ने तेजी से पलटने लगे, जिसमें एम्परर रोजेल के अलग अलग रूप दिखाई दे रहे थे। वो कभी एक सेलर की पोशाक में थे, समुद्री टोपी पहने हुए और लहरों के बीच सिर ऊंचा करके गा रहे थे। दृश्य तब स्थिर हुआ जब एम्परर एक पापल टियारा और पॉन्टिफ के गाउन में दिखाई दिए। धुंधले आसमान के साथ उनके मेल ने बिजली के एक विशाल गोले को बुलाया, जो बादलों को चीरता हुआ निकला। रंबल! बादलों की गड़गड़ाहट के बीच एम्परर रोजेल की काल्पनिक आकृति द हैंग्ड मैन आल्जर के साथ मिल गई। उनका व्यवहार अचानक गरिमामय हो गया और ब्लू एवेंजर के चारों ओर स्ट्रेंजो रिवर तुरंत शांत हो गई, जो बिना हवा वाली झील की तरह लग रही थी। पापल टियारा पहने हुए और पॉन्टिफ के गाउन में लिपटे हुए द हैंग्ड मैन आल्जर ने बिजली से बनी एक चांदी की छड़ी प्रकट की। आगे बढ़ते हुए वो हवा से घिरे आसमान में ऊपर चढ़ गए। रंबल! ट्रायर के ऊपर बादल गरजे और एक दिखाई देने वाले तूफान ने अनगिनत काले बादलों को समेट लिया, जिससे एक विशाल काला और डरावना भंवर बन गया। भंवर के अंदर अलग अलग रंगों की बिजली आपस में उलझ गई, जो पश्चिम में दहकते सूरज को ढकने के लिए फैल गई। हुश! बारिश जैसे खुला हुआ नल हो, ट्रायर के हर कोने में गिरने लगी, जिससे एक धुंधला कोहरा बन गया, जिसने सब कुछ घेर लिया। पलक झपकते ही पानी की एक परत ने जमीन को ढक लिया, जो सूरज की रोशनी और बिजली दोनों से चमक रही थी। सुबह की सूरज की रोशनी से जागे नागरिक अब एक आने वाली तबाही महसूस कर रहे थे, क्योंकि वे उस पिच ब्लैक बैकड्रॉप को देख रहे थे जिसे दहकते सूरज और सांप जैसी बिजली ने अभी तक छुआ नहीं था। साल दे बाल ब्रीज के गहरे अंधेरे के बीच लूमियन, जो 10 मीटर से भी ऊंचा एक विशाल दानव था, जिसके 2 अतिरिक्त काल्पनिक सिर और 4 बढ़े हुए हाथ थे, ने उस रहस्यमय दरवाजे को देखा जिससे वो जुड़ा हुआ था। वो दरवाजा एक भारी पीसने वाली आवाज के साथ धीरे धीरे खुल रहा था। धीरे धीरे एक दरार उभरी और उस फटने वाली जगह के अंदर बिना आकार की लपटें फड़फड़ाने लगीं। इस बार पास के आध्यात्मिक प्रकाश बिंदुओं का 10वां हिस्सा भी नहीं बचा था। अलग अलग रहस्यमय प्रतीक और संबंध या तो खत्म हो गए थे या बेहद कमजोर हो गए थे। खून और जंग से सना वो लोहे जैसा काला दरवाजा आखिरकार अपनी पाबंदियों से आजाद हो गया और वो दरार और भी साफ हो गई। मूसलाधार बारिश, बिजली और सूरज के टकराव से पहले दरवाजे के पीछे की बिना आकार की लपटें चुपचाप पीछे हट गईं, जिससे एक ऐसा अंतहीन रास्ता दिखाई दिया जिसका कोई और छोर नहीं था। जन्ना को कसकर पकड़ते हुए लूमियन उस डरावनी खींच को नहीं रोक सका और दरवाजे के पार नीचे गिर गया। उसकी बाईं छाती चमक रही थी और पूरे हॉस्टल और अन्य 12 कमरों के साथ वे उस रहस्यमय दरवाजे से गुजरने की कगार पर थे। असली मार्केट डिस्ट्रिक्ट में साल दे बाल ब्रीज की दूसरी मंजिल पर। जैसे ही असलियत और कल्पना आपस में बदले, गार्डनर मार्टिन, सुपरवाइजर ओल्सन और आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर के वे सदस्य जो रिस्ट डॉक्स और अन्य जगहों पर आग लगाने नहीं गए थे, बिना किसी रुकावट के पेंटिंग की दुनिया में चले गए। वे जमीन पर ही रहे, उस गहरे अंधेरे के बगल में जो साल दे बाल ब्रीजे को दर्शाता था। ये उस आकृति की वजह से हुआ जो चुपचाप उनके पीछे प्रकट हुई थी। सुपरवाइजर ओल्सन के पीछे औपचारिक कपड़ों में एक आदमी खड़ा था जिसने बोटाई नहीं पहनी थी। 30 और 40 साल के बीच की उम्र का उसकी नाक ऊंची थी, आंखें गहरी और पुतलियां हल्के नीले रंग की थीं।
उसके हल्के घुंघराले भूरे बाल एक असामान्य रूप से सख्त चेहरे को घेरे हुए थे। उसकी आंखों में खुला तिरस्कार और अहंकार झलक रहा था। गार्डनर मार्टिन के पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके बाल काले लाल थे और सावधानी से संवारे हुए थे। उसने नीली मिलिट्री वर्दी पहनी थी, जो एक सैश और पदकों से सजी थी। हालांकि उस बूढ़े के चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी काली आंखों से ऐसी तेजी निकल रही थी जो इमारतों को गिराने और जहां भी वे टिके वहां जमीन उखाड़ने की ताकत रखती थी। वे आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर के अध्यक्ष और सबसे शक्तिशाली उपाध्यक्ष थे। उनकी सुरक्षा में गार्डनर मार्टिन और ओल्सन हेरेटिक्स के रिचुअल से अप्रभावित रहे और उन्होंने पेंटिंग की दुनिया में प्रवेश करने से परहेज किया। जहां तक आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर के अन्य ऊंचे अधिकारियों का सवाल था, उन्होंने ट्रायर के अलग अलग हिस्सों में तबाही मचाई, जिससे सरकारी बियॉन्डर्स का ध्यान भटक गया। सॉल दे बाल ब्रीज की गहराइयों को खून से सने काले दरवाजों के जोड़े में बदलते देख आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर के चारों सदस्य बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चले गए, जैसे उन्होंने ये कदम अनगिनत बार पहले भी उठाया हो। रेड स्वॉन कासल की सबसे गहरी गहराइयों में, भूमिगत भूल भुलैया के अंदर स्थित हॉल में, काउंट पाउफर गाउन पहने और नंगे पैर पहले ही पहुंच चुका था। सफेद मोमबत्तियों की रोशनी में उसने उस जंग लगे कांसे के ताबूत को देखा। ताबूत का ढक्कन हिला, जिससे काल्पनिक बैंगनी लपटें दिखाई दी, जिन्होंने अंदरूनी हिस्से को भर दिया। ये लपटें जमीन में धंसी लोहे जैसी काली अंगूठी के साथ मिल गईं, जो कांसे के ताबूत के नीचे थी। वे अंगूठी के अंदर चिपचिपे खून और सूखे दिलों के साथ मिल गईं, जिससे एक प्रवेश द्वार बन गया, खून और जंग से सना एक गहरा प्रवेश द्वार। इस प्रवेश द्वार से भूमिगत क्षेत्र से एक ऊंचा, खूनी और पागलपन भरा ऑरा निकला। काउंट पाउफर उस ऑरा के प्रभाव में कांप उठा, फिर भी उसकी आंखें कट्टरता और निडरता से जल रही थीं। ये पहली बार था जब वो पूर्वज के दिमाग के इतने करीब था। पुफर के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आई और वो मोमबत्ती की रोशनी को पार करते हुए उस अजीब कांसे के ताबूत की ओर बढ़ा। पूरी दुनिया में केवल सौरॉन परिवार के वे सदस्य जिनके पास संबंधित प्रतिभा थी और जिन्होंने रेड स्वॉन कासल में अपना समय बिताया था, सीक्रेट ऑर्डर के रहस्यमय नेता और लंबे समय से मृत एम्परर रोजेल जानते थे कि रेड स्वॉन कासल के नीचे फोर्थ इपॉक ट्रायर की एक और टूटी हुई सील छिपी थी। सौरॉन परिवार की महत्वपूर्ण पीढ़ियों के दिलों को सील के रूप में इस्तेमाल करके मरम्मत पूरी की गई थी, फिर भी समस्या अपरिवर्तनीय साबित हुई। वमोंडा शैंपेन सौरॉन, जिसने कभी सौरॉन परिवार पर राज किया था, पागल हो गया था और फोर्थ इपॉक ट्रायर के ऊपरी स्तरों में प्रवेश कर गया था। उसकी पागल आत्मा सील पर ही रुकी रही, जो कभी खत्म नहीं हो सकती थी। उसकी दर्द भरी दहाड़ें गूंजती रहीं, जिससे रेड स्वॉन कासल के हर व्यक्ति और उसी खून के रिश्ते वाले लोग प्रभावित हुए। अब उस श्राप को खत्म करने का समय आ गया था, जिसने सौरन परिवार के पतन का कारण बना और सौरन्स को बुरे सपनों में फंसा दिया था। काउंट पॉफर ने एक मजबूत मकसद और सम्मान महसूस किया, इस यकीन के साथ कि वो यहीं मरेगा। वो पागलों की तरह हंसा, ताबूत के किनारे पर अपना हाथ दबाया और लेट गया। उसकी आकृति खून और जंग से सने उस गहरे प्रवेश द्वार में गिर गई। जैसे ही काउंट पॉफर कांसे के ताबूत में गायब हुआ, एल्रोस आइनहॉर्न, जो पोंछ के साथ बेज हंटिंग सूट में थी, हॉल में घुसी। उसकी नजर सफेद मोमबत्तियों और कांसे के ताबूत पर पड़ी और उसने सील में हुए बदलावों को गौर से देखा। फिर उसने अपनी उंगली काटी, जिससे चमकदार लाल खून की 3 बूंदें जमीन पर गिरीं। अपना सिर झुकाते हुए उसने गंभीरता से कहा, लोहे और खून का अवतार, युद्ध की आपदा का प्रतीक, वो पुजारी जो मौसम को नियंत्रित करता है, महान स्नार्नर आइनहॉर्न। मंत्र पूरा करने के बाद जमीन पर गिरा खून उबलने लगा और वो लोहे जैसे काले, खून से सने कवच में लिपटी एक आकृति में बदलने से पहले खून के रंग की झील में फैल गया। 1.8 मीटर से अधिक लंबा, लंबे गहरे लाल बाल और सुनहरे झुमकों के साथ उस आकृति से उभयलिंगी और सुंदर विशेषताएं झलक रही थीं। गहरी भूरी आंखों ने एल्रोस को देखा और उस आकृति ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा। पिछले युद्ध में परिवार ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज खो दी थी। हमें अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए हर मौके का फायदा उठाना चाहिए, भले ही वो सिर्फ एक हिस्सा ही क्यों ना हो। उसके साथ ही स्नार्नर आइनहॉर्न कांसे के ताबूत के उस गहरे प्रवेश द्वार में घुस गया। एल्ड्रॉस की आंखें उस नजारे को देखते हुए टिमटिमाईं। आखिरकार उसने आह भरी और कहा, चाहे जो भी हो, सौरन परिवार का श्राप खत्म हो जाएगा। अपार्टमेंट 601 3 rue des Blouses Blanches में फ्रांका ने हैरानी और चिंता के साथ प्राइमोर्डियल डिमोनेस की हड्डी की मूर्ति और भूमिगत क्षेत्र से मिला वो प्राचीन चांदी का दर्पण निकाला। इन दोनों चीजों की असामान्यता के बारे में अनिश्चित होने के कारण उसने उन्हें कुछ दूरी पर रखने का फैसला किया। उसकी योजना इंतजार करने और अगले कदम का फैसला करने से पहले बदलावों को देखने की थी। ठीक उसी पल उस क्लासिक चांदी के दर्पण ने अचानक प्राइमोर्डियल डिमोनिस की मूर्ति को प्रतिबिंबित किया, जबकि वो उसकी सीधी नजरों में नहीं थी। इस घटना ने पूरे रू दे ब्लूजेस ब्लॉन्शेस में एक भूकंप जैसी हलचल मचा दी।
दर्पण से गहरी रोशनी निकली जिसने फ्रांका और एंथनी रीड को घेर लिया, इससे पहले कि वे किसी भी क्षमता का उपयोग कर पाते। जैसे ही अंधेरा कम हुआ, अपार्टमेंट 601 में केवल कॉफी टेबल, सोफा और कुछ फर्नीचर ही बचे थे। मार्केट डिस्ट्रिक्ट के एक हिस्से को दर्शाने वाले म्यूरल के बगल में उस खुश पेंटर के पीछे एक प्राचीन चांदी का दर्पण पेंटिंग की दुनिया से अलग हो गया और धीरे धीरे सायों में उतर गया। धीरे धीरे और गहराई में डूबते हुए वो तेजी से गायब हो गया। असहनीय गर्मी और घूमती हुई दुनिया के बीच लूमियन और जेना हल्के काले पत्थर की ईंटों से ढकी जमीन पर उतरे। उनकी आंखों के सामने दूर एक शानदार शहर का नजारा था, जिसमें ब्लैक बिल्डिंग्स और चमकदार लाल घर थे। शहर को रुक रुक कर एक धुंध ने घेरा हुआ था, जिससे वो एक मृग तृष्णा की तरह लग रहा था, जैसा अक्सर समुद्री डाकू और नाविक देखते हैं। शहर के पार के जंगल में काले बादल जमा हो गए, बिजली चमकी, बादल गरजे और बारिश होने लगी। एक विशाल आकृति दर्जनों मीटर ऊंची इन प्राकृतिक घटनाओं से घिरी खड़ी थी, जो मुश्किल से दिखाई दे रही थी और पहचान में नहीं आ रही थी। वो शहर के बाहर रुका रहा, जो धुएं, लपटों, ओलों, बिजली, मूसलाधार बारिश और हिंसक हवाओं से घिरा था, जैसे कि ये सब हमेशा के लिए हो। क्या ये फोर्थ इपॉक ट्रायर है? लुमियन ने अंदाजा लगाया, हालांकि अनिश्चितता बनी रही। ये वैसा नहीं था जैसा उसने उम्मीद की थी। जेना ने अनजाने में उसकी ओर देखा और महसूस किया कि वो अपने असली रूप में वापस आ गया था। अब वो असामान्य रूप से विशाल नहीं था। उसके अब 3 सिर और 6 हाथ नहीं थे। चैप्टर 473, वीकनिंग ऑफ करप्शन। तुम रिकवर हो गए हो, जेना ने लुमियन से धीरे से कहा। वो तेज आवाज में बोलने से बच रही थी। उसे डर था कि कहीं उसके साथी को गुस्सा ना आ जाए और वही म्यूटेशन फिर से ट्रिगर ना हो जाए। साथ ही उस डरावने दानव का ध्यान अपनी ओर खींचने का भी डर था, जो धुएं और बारिश में छिपा हुआ था, जिसने उसे मायावी बना दिया था। लुमियन ने जेना से आंखें मिलाईं और रिफ्लेक्शन से महसूस किया कि वो वापस नॉर्मल हो गया था। सबकॉन्शियसली उसने जवाब दिया, इसका मतलब है कि हॉस्टल रिचुअल, जिसे हेरेटिक्स ने मुझे टेम्पलेट की तरह इस्तेमाल करके कंडक्ट किया था, अब खत्म हो गया है। अचानक अलर्ट होकर लुमियन ने उस एरिया को स्कैन किया। हॉस्टल रिचुअल खत्म होने के साथ उसने बाकी 12 कमरों से इविल गॉड्स के बेस्टो किए हुए लोगों के आने की उम्मीद की। उसकी नजर एक अजीब एरिया पर टिकी, जो हल्के काले पत्थर की ईंटों से सजा था, जो पूरे नजारे पर हावी था। ये दूर दूर तक फैला हुआ था, लुमियन की पूरी नजरों में समाया हुआ था। बस वहां रुक गया जहां से वो दूर का बड़ा शहर और तूफानी मौसम के बीच वो विशाल आकृति शुरू होती थी। उसकी नजरों के सामने हर 20 से 30 मीटर पर मटमैले सफेद पत्थर के खंभे दिखाई दे रहे थे। कुछ सीधे खड़े थे और कुछ ढह चुके थे। ये खंभे इतने चौड़े थे कि 3 से 4 लोग उन्हें घेर सकें। लुमियन और जेना के नजारे के बीच रुकावट बन रहे थे। ऊपर का आसमान, जो इन पत्थर के सेंटिनल्स के सहारे टिका था, एक अजीब ट्रांसलूसेंसी ले चुका था, जैसे कि कोई अनदेखी आग वहां खामोशी से जल रही हो, जो नग्न आंखों को दिखाई नहीं दे रही थी। इसकी वजह से वहां एक डरावनी चमक फैल गई थी, जैसे युद्ध से तबाह हुए किसी मैदान पर शाम का समय हो। लूमियन, जिसके पास डार्क विजन नहीं थी, बिना क्रिम्सन फायरबॉल बनाए अपने आसपास को साफ देख पा रहा था। उसने मडाम पुआलिस और इविल गॉड्स के अन्य बेस्टो किए हुए लोगों को वहां नोटिस नहीं किया। क्या हॉस्टल के निवासी अंदर नहीं आए, या वे अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए हैं और रैंडम लोकेशंस पर पहुंच रहे हैं? उसने मन ही मन सोचा। बिना विचलित हुए उसने अपना ध्यान फिर से भटकाया, ये उम्मीद करते हुए कि जेना के पास जरूरी इंफॉर्मेशन होगी। हालांकि जेना रैंडम के कॉन्सेप्ट के साथ संघर्ष कर रही थी, फिर भी उसने लूमियन की बात को समझ लिया। ज्यादा गहराई में जाने के बजाय उसने ज्यादा जरूरी चिंता की ओर रुख किया। अब हमें क्या करना चाहिए? उसी समय जेना ने एक कनेक्शन बनाया। हॉस्टल को सीएल को एक टेम्पलेट की तरह इस्तेमाल करके बनाया गया था। एक डिमोनेस के श्राप में शामिल रहस्यमय ज्ञान के आधार पर क्या सीएल के अंदर किसी इविल गॉड का बेस्टो किया हुआ व्यक्ति छिपा हो सकता है? उसने पहले जिक्र किया था कि उसके पास मिस्टर फूल की सील है, और सील की हुई चीज किसी इविल गॉड का बेस्टो किया हुआ व्यक्ति है। वो ट्रांसफॉर्मेशन असल में एक श्राप के इफेक्ट्स जैसा ही था, लेकिन सील की वजह से वहां कोई सीरियस नतीजे नहीं हुए। हम क्या करें? लूमियन ने अपने सामने के अराजक नजारे का जायजा लिया। धुएं, बारिश, बिजली और लपटों के बीच एक विशाल धुंधला दानव। वह धीरे से हंसा। हमारी अगली चाल अब उस दानव और अपने बीच कुछ दूरी बनाने की है। हम शहर के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, एक सुरक्षित छिपने की जगह ढूंढेंगे और वहां से होने वाली घटनाओं को ऑब्जर्व करेंगे। हमारा गोल जल्दी से एक एग्जिट ढूंढना है। उस दानव और शहर की ओर एक अजीब खिंचाव महसूस करने के बावजूद लूमियन खुद को रोकने में कामयाब रहा। वो अब उस इंटेंस अट्रैक्शन के वश में नहीं था जिसने उसे पहले जकड़ लिया था। अब जबकि उसके पास एंजेलिक लेवल नहीं था, रैशनैलिटी हावी हो गई, क्योंकि उसने रिस्क्स और बेनिफिट्स को सावधानी से तौला। वो दानव, जो निस्संदेह गॉडलाइक नेचर का था, पागलपन की स्थिति में लग रहा था।
लूमियन, एक सीक्वेंस 6 कंस्पायरर, उसे कैजुअली अप्रोच करने का रिस्क नहीं ले सकता था। बस एक झलक उसे कंट्रोल खोने पर मजबूर कर सकती थी। वह शहर, जो संभवतः फोर्थ इपॉक ट्रायर था, अपने आप में कई खतरे समेटे हुए था। एक ऐसा शहर जहां डेमीगॉड्स तक की जान चली गई थी, जहां मरे हुए क्रिएचर्स और पुराने हड्डियों जैसे करप्शन की संभावना थी। लूमियन के पास मिस्टर फूल की सील और ब्लड एम्परर अलिस्टा ट्यूडर का ऑरा था, लेकिन वो वहां इतना रिलैक्स्ड, बेफिक्र या निडर महसूस नहीं कर सकता था जैसा कि करप्शन से पहले कॉर्ड्यू लौटने पर करता था। अगर वो इस इरादे के साथ फोर्थ इपॉक ट्रायर में एंटर करता, तो शायद वो पलक झपकते ही एंजल के साथ सील किया गया एक इरेशनल, हमेशा के लिए भटकने वाला मॉन्स्टर बन जाता। इसी के साथ लूमियन मुड़ा और एवर चेंजिंग मौसम में उस दानव की आकृति से दूर उस शानदार शहर के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ पड़ा। उसे खुद को और उस मंडराते हुए खतरे के बीच कुछ दूरी बनाने की जरूरत थी। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि वो विशाल क्रिएचर कब कोई शोर मचा दे। हाई लेवल बियॉन्डर्स की बेलगाम आवाजें मिड सीक्वेंस बियॉन्डर्स के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती थीं। जेना ने अनुभवी सीएल पर भरोसा किया और ग्रेस के साथ उसके पीछे चल पड़ी। वे उन मटमैले सफेद पत्थर के खंभों के पास से निकले। कुछ सीधे खड़े थे और कुछ खंडहर बन चुके थे, और हल्के काले पत्थर की ईंटों से पक्के किए गए एरिया में और आगे बढ़ गए। जैसे ही लूमियन दौड़ा, उसके माथे पर हल्की शिकन आ गई। पेंटिंग की दुनिया में इंटेंस बैटल और मल्टीपल स्पिरिट वर्ल्ड ट्रैवर्सल्स के बाद वो अपनी स्पिरिचुअलिटी में काफी गिरावट महसूस कर सकता था। अगर कोई और हादसा हुआ, तो उसने खुद से सवाल किया कि वो कब तक टिक पाएगा। मुझे अपनी स्पिरिचुअलिटी को फिर से भरने का कोई तरीका ढूंढना होगा। हकीकत में अभी आधी रात है। क्या मुझे सुबह 6 बजे तक लो प्रोफाइल रहना चाहिए? लूमियन ने आगे बढ़ते हुए विचार किया। सतह पर मौजूद उस नकली मार्केट डिस्ट्रिक्ट में सेराफीन और बाकी रूम्स पर मूसलाधार बारिश गिर रही थी। वे सॉल्ड बाल ब्रीज के सामने सड़क पर खड़े थे। उनके सीने अलग अलग रंगों से चमक रहे थे। एक एक करके आकृतियां मटेरियलाइज हुईं, शून्य को चीरती हुई और गहरे अंधेरे में उतरती हुई। वे सायों की गहराइयों में खून और जंग से सने उस लोहे जैसे काले दरवाजे में एंटर कर गए। सेराफीन ने उस अवास्तविक नजारे को देखा। उसकी खाली आंखें और सख्त चेहरे के हाव भाव अचानक गम में बदल गए। बारिश के पानी ने उसके लंबे भूरे बालों को भिगो दिया था। उसके बगल में गैब्रियल का चेहरा खुशी से चमक रहा था, और वो एक परलौकिक लहजे में बोला, क्या ये खत्म हो गया है? क्या हम हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं? सेराफीन का बारिश से भीगा चेहरा मुड़ गया। उसने गैब्रियल को इंस्ट्रक्ट किया, इस जगह को छोड़ दो और मुझसे दूर रहो। क्यों? गैब्रियल ने हैरान होकर पूछा। सेराफीन का एक हॉस्टल रूम के तौर पर रोल पूरा हो चुका था। वहां और कुछ नहीं होना चाहिए था, है ना? वो मॉन्स्टर अपनी नॉर्मल लाइफ फिर से शुरू कर सकता था। सेराफीन दर्द में चिल्लाई। किराएदारों के जाने के बाद हॉस्टल के कमरों की अब कोई वैल्यू नहीं रही। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, उसकी पीठ से पारदर्शी ड्रैगनफ्लाई जैसे पंखों की एक जोड़ी निकल आई, जिन पर खुली ठंडी आंखों के निशान थे। खामोशी के साथ सेराफीन का फॉर्म बिखर गया। उस गीली लेक ब्लू ड्रेस ने अपना सपोर्ट खो दिया और वो जमीन पर गिर गई। तड़पते हुए मांस और खून से सजे हर टुकड़े पर ड्रैगनफ्लाई जैसे स्वप्निल पंख और आंखों जैसे पैटर्न्स थे। सेराफीन का सिर काफी हद तक साबुत रहा। ब्लड ड्रैगनफ्लाइज से घिरा। उसके चेहरे से कुछ गेहूं की बालियां और मशरूम निकल आए। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से टकराकर नीचे फिसल गईं। उसने अपना मुंह खोला, जैसे कि वो किसी दूसरी दुनिया की ओर ले जा रहा हो, और उसकी आवाज तीखी हो गई। हम बेस्टो किए हुए नहीं हैं, बल्कि पिक्सीज का काम है। जाओ। गैब्रियल खाली नजरों से सेराफीन को घूरने लगा, जो ब्लड ड्रैगनफ्लाइज और एक सिर का कॉम्बिनेशन थी। उसके खाली ठंडे चेहरे पर एक अकथनीय दुख साफ दिख रहा था। बरसती बारिश और सूरज की रोशनी के बीच उसने सहज रूप से रुकने से पहले अपोजिट डायरेक्शन में कुछ कदम बढ़ाए। प्लेराइट मुड़ा, अपने कदमों को वापस सेराफीन की ओर ले जाते हुए। उसके होठों के कोनों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। मैं भूल गया था। मैं पहले से ही एक मॉन्स्टर हूं। मैं कहाँ जा सकता हूं? शुक्रिया कि अंत में तुमने मुझे खुद के दम पर भागने दिया। जैसे ही गैब्रियल बोला, वो नीचे झुक गया। उसने अपने घुटनों को जमीन और कीचड़ को छूने दिया। उसकी बाहों ने अनगिनत ब्लड ड्रैगनफ्लाइज और सेराफीन के संघर्ष करते हुए सिर को घेर लिया, और उसने गेहूं की बालियों और मशरूम से सजे उन होठों पर एक गहरा किस किया। थर्ड, थर्ड, थर्ड। उन ब्लड ड्रैगनफ्लाइज ने अपने पंखों से उसके मांस को काट दिया। उसके शरीर में घुसकर उसकी लाइफ फोर्स को निचोड़ने लगी। वो उस किस में बना रहा। बारिश की बूंदें उन पर गिरती रहीं। जल्द ही गैब्रियल की पीठ से खून से सने हुए पारदर्शी और स्वप्निल पंख निकल आए। हड्डियों को चबाने वाली डरावनी आवाजों के बीच गैब्रियल का शरीर ढह गया और पिघल गया, ठीक सेराफीन के सिर की तरह। उसके बाद बहने वाले खून के बीच अजीब आकार की ड्रैगनफ्लाइज, जिनके पारदर्शी पंख मीटबॉल्स जैसे लग रहे थे, हवा में उड़ गईं, जो तूफान में चमकते हुए पटाखों की तरह लग रही थीं।
अचानक तेज सूरज की रोशनी नीचे उतरी, जिसने उस एरिया और उन एबनॉर्मल बॉडीज को अपनी लपेट में ले लिया। ज्यादा दूर नहीं, अंगुलम, वैलेंटाइन और इमरे ने एक साथ अपनी बाहें फैलाईं। एग्लीस सेंट रॉबर्ट लौटने पर वे उस रिचुअल से अप्रभावित रहे। अब वे पेंटिंग की दुनिया के अंदर नहीं थे, वे जमीन पर ही रहे। और एक बार जब सिचुएशन स्टेबलाइज हो गई, तो उन्होंने साल de बाल ब्रीज की ओर अपना रास्ता बनाया। क्वार्टियर इरास्ट, सेक्रेड हार्ट क्लॉइस्टर। तूफान और बिजली ने उस सुनहरे सूरज को ढक लिया था, लेकिन फिलहाल वे सूरज की रोशनी को बाहर निकलने से नहीं रोक पाए। इसकी वजह से साल de बाल ब्रीज का एंट्रेंस धुंधला हो गया और कांपने लगा। फिर भी वो बना रहा। पेंटिंग की दुनिया, जिसकी सतह के साथ अदला बदली हुई थी, धीरे धीरे इथरियल हो गई और पत्थर की दीवार पर लौटने के और करीब पहुंच गई। जब मैजिशियन और जस्टिस सूरज की रोशनी के हमले से बच निकले, तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने लेडी मून का सुराग खो दिया है। मैजिशियन की आंखों में चमकते सितारे जगमगा उठे। जल्द ही उसने लेडी मून का सिलखूट देख लिया। इविल गॉड की बेस्टो की हुई उस महिला ने खुद को छिपाया नहीं था, क्योंकि वो जबरदस्ती उस अस्थिर अंधेरे और उस रहस्यमय मायावी लोहे के रंग के दरवाजे में एंटर कर गई थी। स्टारलाइट की एक चमक के साथ मेजर आर्काना कार्ड होल्डर्स, मैजिशियन और जस्टिस साल de बाल ब्रीज के बाहर पहुंचे। वे दोनों हिचकिचाए, इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि उसका पीछा करना चाहिए या नहीं। उसी पल जस्टिस धीरे से चिल्लाई, मुझे महसूस हो रहा है कि भूमिगत क्षेत्र का आकर्षण और मेरी ओर का इशारा अब कमजोर हो गया है। उनकी हिचकिचाहट इस फैक्ट की वजह से थी कि फोर्थ इपॉक ट्रायर की गहराइयों में जाने से डेमी गॉड्स को भी बहुत ज्यादा और एबनॉर्मली डरावने करप्शन का सामना करना पड़ता। हेरिटिक्स को इसकी परवाह नहीं थी। असल में वे पागल हो चुके थे। ज्यादा से ज्यादा उनका पागलपन ज्यादा इंट्रिकेट और थोरो होता, लेकिन उनके पास इस मुद्दे पर विचार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। करप्शन कमजोर हो गया है? मैजिशियन हैरान थी। जहां तक वो जानती थी, केवल दो व्यक्ति ही इस फेनोमेनन का कारण बन सकते थे। एक मिस्टर फूल या द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स थे। सील की पावर को टेम्परेरी मजबूत करके वे फोर्थ इपॉक ट्रायर में विभिन्न करप्शंस को रोक सकते थे और उन्हें कम कर सकते थे। दूसरा वह देवता था जिसने भूमिगत क्षेत्र की सबसे बड़ी एबनॉर्मेलिटी की शुरुआती समझ हासिल कर ली थी। वो प्रभु जिसने सब कुछ बनाया, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ भगवान। वो प्रभु जो सायों के पर्दे के पीछे राज करता है, माइंड वर्ल्ड का रूलर और सभी जीवित प्राणियों का पतित स्वभाव। चैप्टर 474, एनकाउंटर। जस्टिस ने अपना सिर घुमाया और मैजिशियन की ओर देखा, उनके विचारों को समझने की कोशिश की। मैजिशियन ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, अगर वो इस मामले में दखल नहीं देते तो ये एबनॉर्मल होता। तुम भी जानती हो कि वो सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं। मैजिशियन हिचकिचाई नहीं। एक आह और हल्की मुस्कुराहट के साथ उन्होंने उस कमजोर होते अंधेरे में कदम रखा। जस्टिस उनके पीछे पीछे चली। जैसे ही वे गायब हुईं, ट्रायर के आइलैंड एरिया पर स्थित सेंट वीव कैथीड्रल से सूरज की रोशनी आसमान में भर गई, जो एक छोटे सूरज के रूप में इकट्ठा हो रही थी। सूरज की किरणों ने साल de बाल ब्रीज के अंधेरे को चीर दिया, जिससे एक सफेद रोब पहने हुए ट्रांसलूसेंट महिला दिखाई दी, जिसके रोब पर सुनहरे धागे सजे थे। वो बहुत खूबसूरत थी और उससे एक पवित्र आभा निकल रही थी, जैसे उस पर धूल का भी असर न हो। ट्रायर की गार्डियन एंजल ने सेक्रेड हार्ट क्लॉइस्टर पर कोई ध्यान नहीं दिया और उस दरार वाले काल्पनिक दरवाजे से निकल गई। उसी समय ट्रायर के उत्तर में स्थित गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी के कैथीड्रल से एक सीटी की आवाज गूंजी। जैसे किसी रस्म का हिस्सा हो, वहां से एक लोहे जैसी काली चिमनी निकली, जो उस बिल्डिंग के शिखर का काम कर रही थी। हवा में बहुत सारा मटमैला सफेद कोहरा छा गया, जो मुड़ते और तड़पते हुए एक साफ आकार लेने लगा। जो आकृति सामने आई वो लंबी और सुंदर थी, जिसके बाल भूरे थे। उसने भिक्षु जैसा ग्रे रोब और सफेद एप्रन पहना था। वो सेंट बोर्नोवा थे, जिन्हें हाल ही में ट्रायर के चर्च ऑफ द गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी में नियुक्त किया गया था। सेंट वीव के उलट इस एंजल ने सील के अंदर प्रवेश नहीं किया। इसके बजाय वो हवा में मंडराते रहे, किसी भी संभावित खतरे पर नजर रखते हुए, जिसमें रोज स्कूल ऑफ थॉट के अबॉमिनेशन का हमला भी शामिल था। ठीक उसी पल एक विशाल तूफान उठा, जिसने सेक्रेड हार्ट क्लॉइस्टर के ऊपर के सुनहरे सूरज को काले बादलों, बिजली और मूसलाधार बारिश से ढक दिया। इस प्रलयकारी घटना के साथ ही रस्म के पहले से ही अस्थिर प्रभाव, जिनमें कई तरह की रुकावटें आ रही थीं, अब और टिक नहीं पाए। पेंटिंग्स में मौजूद आकृतियां जो जमीन पर पड़ी थीं और आसपास की इमारतों के काल्पनिक भ्रम तुरंत नकली लगने लगे। ये वर्चुअल रियलिटी जैसा नजारा एक बार फिर असली मार्केट डिस्ट्रिक्ट के साथ मिल गया। जैसे ही सतह और जमीन के नीचे का हिस्सा आपस में बदलने वाले थे, साल de बाल ब्रीज के उस दर्पण जैसे अंधेरे के सामने अचानक एक आकृति प्रकट हुई। इस आकृति की भौहें सीधी और आंखें नीली थीं और कमर तक लंबे भूरे बाल गिर रहे थे। उसने रिबन और फूलों से सजी सफेद शर्ट, जटिल पैटर्न वाला भूरा कैप्टन कोट, बेज पैंट और गहरे भूरे रंग के लेदर बूट्स पहने थे।
इस पूरे पहनावे से एक अलग ही चमक झलक रही थी। अपने बाएं हाथ में उसने एक सुनहरी चीज पकड़ी थी, जिस पर रहस्यमय पैटर्न बने थे, जो एक छोटे चिराग जैसी लग रही थी। खामोशी से चिराग के मुंह से निकलने वाली बत्ती अपने आप जल उठी, जिससे एक गाढ़ी जलीय सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उस चमक के अंदर एक धुंधली और अस्पष्ट मटमैली सुनहरी आकृति दिखाई दी। एक गरिमामय और राजसी आवाज में उसने कहा, तुम्हारे पिता की समस्या को सुलझाने के लिए हम उन्हें उसी स्तर का दूसरा करप्शन स्वीकार करने की अनुमति दे सकते हैं, जो उनके साथ ज्यादा मेल खाता हो, जिससे एक निश्चित संतुलन बन सके। उस अजीब चिराग को पकड़े हुए महिला ने उस सुनहरी आकृति को गहराई से देखा, और फिर उसका शरीर अचानक ईथरियल हो गया, जो अनगिनत प्रतीकों और शब्दों में बिखर गया। एक धारा की तरह वो उस लोहे जैसे काले दरवाजे और पूरी तरह ढह चुके अंधेरे के पार चली गई। फ्रैंका और एंथनी रीड उस काली रोशनी से बाहर निकलते हुए अपनी आंखों की रोशनी वापस पाकर खुद को एक धुंधली खदान में पाया। दूर से खदान में एक हल्की रोशनी आ रही थी, जिससे दृश्यता बहुत कम थी। धिक्कार है, क्या मैंने फिर से उस खास आईने की दुनिया में प्रवेश कर लिया? क्या मार्केट डिस्ट्रिक्ट की उस गड़बड़ी की वजह से प्राइमोर्डियल डीमोनेस की मूर्ति उस पुराने आईने के साथ गूंजने लगी, जिससे ये चेन रिएक्शन शुरू हुआ? फ्रांका ने मन ही मन खुद को कोसा। इसे क्या कहते हैं? जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। एक स्पेक्टेटर के तौर पर एंथनी रीड की अपनी स्थिति की पुष्टि करने के बाद पहली प्रतिक्रिया अपने आसपास का मुआयना करना था। उसने गौर किया कि खदान बहुत ज्यादा फैली हुई नहीं थी और वहां से कोई और सुरंग नहीं निकल रही थी। आगे सिर्फ एक ही रास्ता था, जो उस हल्की रोशनी की ओर जा रहा था। फ्रांका ने उसी समय महसूस किया कि यह जगह उसकी पिछली मुलाकातों से अलग थी। उसे लगा जैसे वो किसी खास डेड एंड के अंत तक पहुंच गई है। हालांकि उसने और लूमियन ने कभी भी आईने की इस दुनिया को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया था, इसलिए उनके लिए अनजान इलाकों का होना सामान्य था। हम कहाँ हैं? एंथनी रीड ने फ्रैंका से पूछा, जिसे साफ तौर पर कुछ जानकारी थी जब उसने पास की चट्टान की दीवार की एक दरार से एक आकृति को निकलते देखा। वो आकृति सिमट गई और उसे गले लगा लिया। वो कांप रही थी। वो आकृति जिसने मिलिट्री ग्रीन कपड़े पहने थे और जिसके बाल पीले और छोटे थे, वो खुद एंथनी रीड ही था। जैसे एंथनी की नजर महसूस हुई हो, उस आकृति ने अपना सिर घुमाया। उसकी गहरी भूरी आंखें नफरत और द्वेष से भरी थीं। फ्रैंका बिल्कुल नहीं डरी और उसने एक आह भरी। तुम्हारा आईना वर्जन बहुत आक्रामक नहीं है। वह कांपता हुआ एंथनी रीड गायब हो गया। फ्रैंका ने अपनी नजरें हटाईं और संक्षेप में उनकी लोकेशन और वहां से निकलने के तरीके के बारे में बताया। अपना सामान चेक करने पर उसे एहसास हुआ कि सिर्फ वो पुराना चांदी का आईना गायब था। प्राइमोर्डियल डीमोनस की मूर्ति अभी भी उसके पास सुरक्षित थी। फ्रांका ने निष्कर्ष निकाला, अब समस्या ये है कि बाहर जाने वाले रास्ते पर एक ताकतवर मॉन्स्टर का पहरा है। पिछली बार उसे भटकाने के लिए मैंने सीएल की विशिष्टता का सहारा लिया था। मुझे नहीं पता कि अब क्या करना है। चलो पहले कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। हाँ, हमें जल्दी करनी होगी। इस आईने की दुनिया में बहुत देर तक रुकना मुसीबत पैदा कर सकता है। ठीक है। एंथनी रीड ने इस इलाके में अनुभव की कमी की वजह से फ्रांका के सुझाव को मानना ही बेहतर समझा। उन दोनों ने दोनों तरफ अंधेरे में छिपे चेहरों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे तेजी से आगे बढ़े और इकलौती सुरंग में दाखिल हो गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रोशनी बढ़ती गई और दृश्यता बेहतर होती गई। कुछ देर चलने के बाद फ्रैंका और एंथनी रीड एक संदिग्ध एग्जिट पर रुके। वो एक गुफा की तरह लग रहा था, जो शुद्ध रोशनी से बंद था। एक दूसरे को देखने के बाद फ्रैंका ने उस एग्जिट की असलियत और खतरे की पुष्टि करने के लिए मैजिक मिरर डिविनेशन और अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया। हालांकि उसे कोई जवाब नहीं मिला। फू। फ्रैंका ने एक लंबी सांस छोड़ी और एंथनी रीड से कहा, चलो कोशिश करते हैं। अगर ये सही नहीं लगा तो हम पीछे हट जाएंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। एंथनी रीड ने सिर हिलाया और फ्रैंका के साथ उस रोशनी वाले दरवाजे पर हाथ रखा। उनकी आकृतियां उसके पार चली गईं। लूमियन और जेन्ना उन ऊंचे और ढहे हुए मटमैले सफेद पत्थर के खंभों के बीच दौड़ते रहे, जब तक कि वे उस इलाके के किनारे तक नहीं पहुंच गए, जो मटमैली काली पत्थर की ईंटों से ढका था। हालांकि वहां भी उनका इंतजार वही अंधेरा और खून जैसा लाल शहर और तूफानी हवाओं, बिजली, भारी बारिश, धुएं और लपटों में छिपी वो विशाल आकृति कर रही थी। सिर्फ उनके देखने का नजरिया बदला था। अब वे उस विशालकाय आकृति और उस तूफानी मौसम के सामने होने के बजाय उसकी एक तरफ थे। हैरान होकर जेन्ना बुदबुदाई, हम तो उल्टी दिशा में दौड़ रहे थे। हम वापस गोल घूमकर यहीं कैसे आ गए? लूमियन ने पीछे मुड़कर देखा और समझाया, एक हंटर होने के नाते मेरा रास्ता भटकना नामुमकिन है। मौजूदा स्थिति से लगता है कि इस जगह की दिशाओं में कोई समस्या है। शायद हम चाहे कहीं भी दौड़ें, आखिरकार वापस इसी इलाके में लौट आएंगे। सौभाग्य से उनके और उस विशाल आकृति के बीच की दूरी बमुश्किल ही बड़ी थी, जो अनुमानित 2 से 3 हजार मीटर थी।
लूमियन की बात सुनकर जेना ने अपनी नजरें आगे की ओर दौड़ाईं। उन काली पत्थर की ईंटों के पार, उस वीरान इलाके में जो उस आलीशान शहर से जुड़ा था, आईने के टुकड़े बिखरे हुए थे। वे बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन वहां हजारों की तादाद में थे। लूमियन ने उस नजारे को देखा और एक वैकल्पिक योजना के बारे में सोचने लगा। अचानक उसे एक बात समझ आई, अपनी स्पिरिचुअलिटी को तेजी से बहाल करने का एक तरीका। एक ऐसी जगह पर जो किसी इविल गॉड के प्रभाव को कमजोर करने में असरदार हो। वो एक रस्म कर सकता था, वरदान ले सकता था, और इनएविटेबिलिटी पाथवे के सीक्वेंस 6 एसेटिक तक पहुंच सकता था। विभिन्न स्थितियों को अस्थिर करके यह रस्म तुरंत लूमियन की स्पिरिचुअलिटी को बहाल और बढ़ा देगी। असल में वो अपनी वर्तमान स्थिति की स्थिरता को अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने और भरने के लिए बदल सकता था। रस्म शुरू करने से पहले लूमियन को एक महत्वपूर्ण बात की पुष्टि करनी थी। क्या यह जगह मिस्टर फूल को मुआयना करने में असमर्थ बना देगी? अगर ऐसा हुआ तो टर्मिन बोरोज उस रस्म का फायदा उठाकर उस सील के साथ भाग सकता था। आखिरकार रस्म का मुख्य हिस्सा सील को तोड़ना और इनएविटेबिलिटी की संबंधित शक्ति को बाहर निकालना था। जैसे ही लूमियन जेना को कड़ी नजर रखने का निर्देश देने वाला था, उस वीरान इलाके के एक टूटे हुए आईने से एक आकृति बाहर निकली। उनकी पुतलियां फैल गईं और सहज रूप से लूमियन और जेना ने उस मटमैले सफेद पत्थर के खंभे और ढहे हुए मलबे के पीछे पनाह ली। वो आकृति तेजी से सामने आई, जो 1.7 मीटर से ज्यादा लंबी थी और उसने काला लबादा पहना था। लूमियन ने अपनी नजरें वापस हटाने से पहले उस दिशा में एक सरसरी नजर डाली। वो आकृति जानी पहचानी लग रही थी। तभी पास से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, तुम भी धीमे नहीं हो। ये तो गार्डनर मार्टिन है, वो भी इसमें शामिल है? लूमियन की बाहर झांकने की हिम्मत नहीं हुई। फिर उसे उस लबादे वाली आकृति की पहचान याद आई। कार्बोनारी का वो सदस्य जिससे वो मिला था, जिसका पीछा फ्रांका ने किया था। क्या कार्बोनारी को सतह पर तबाही नहीं मचानी चाहिए थी? लूमियन ने सोचा। उसी समय जेना ने एक आईना निकाला और इशारा किया कि क्या लूमियन को मदद चाहिए। वो आईना जादू का इस्तेमाल कर सकती थी, जिससे वो आईने जैसी चीजों का उपयोग करके उनके रिफ्लेक्शंस को एक तय आईने पर दिखा सकती थी। उस वीरान इलाके के किनारे पास में आईने के बहुत सारे टुकड़े पड़े थे। लूमियन ने धीरे से अपना सिर हिलाया और जेना को एक पल रुकने का इशारा किया। उसने एक नाजुक मोड़ पर कदम उठाने का फैसला किया। इस वक्त फालतू के रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं थी। उसी समय एक मधुर और गहरी आवाज ने गार्डनर मार्टिन को जवाब दिया, तुम्हारे आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर के अध्यक्ष कहाँ हैं? बेशक वहीं जा रहे हैं, गार्डनर मार्टिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह महत्वपूर्ण हस्तियों के लिए मंच है और हमारा अपना मिशन है। वो एक पल रुका और फिर आगे बोला, तुमने अभी भी लबादा क्यों पहन रखा है? क्या नीचे कोई नया व्यक्ति है? तुम हमेशा की तरह सतर्क हो, उस गहरी आवाज ने आ भरते हुए कहा। लूमियन और जेना ने कपड़ों की सरसराहट सुनी। लूमियन ने तुरंत अपनी आंखों से जेना को इशारा किया। जेना ने इशारा समझ लिया और खामोशी से मंत्र पढ़ने लगी। उसका हाथ आईने पर टिका था। आईने की सतह पर जलीय रोशनी झिलमिलाई, जिससे एक आकृति दिखाई दी। उस आकृति ने बिना हुड वाला लबादा पहना था। उसके बाल घने और थोड़े घुंघराले थे और उसकी आंखें बाज जैसी तेज थीं। उसकी दाढ़ी करीने से कटी हुई थी और उसकी नाक की हड्डी थोड़ी उठी हुई थी। अरे, लूमियन ने उस व्यक्ति को पहचान लिया। फिलिप, मृत जनरल फिलिप। चैप्टर 475, कंस्पायरर। उस काले लबादे वाले आदमी को मरा हुआ जनरल फिलिप पहचानते ही लूमियन के दिमाग में यादों का एक सैलाब उमड़ पड़ा, जो अंधेरे को चीरता हुआ निकला। उसने अलग अलग डॉट्स को जोड़ा और उन डिटेल्स का फिर से मूल्यांकन किया जिन्हें उसने पहले खिंचा हुआ माना था। पहले लूमियन ने गार्डनर मार्टिन से ह्यूग्स आर्टवास के लिए उनके समर्थन के बारे में सवाल किया था, जो कई इविल गॉड्स का प्रवक्ता था। मार्टिन ने दावा किया था कि वो आर्टवास की असलियत और उसके पीछे की बुरी ताकतों से अच्छी तरह वाकिफ था। मार्टिन ने संसद के लिए आर्टवास का समर्थन इस यकीन के साथ किया था कि वह बार बार मार्केट डिस्ट्रिक्ट में तबाही लाएगा, जिससे नागरिक और मजदूर आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर के पीछे एकजुट होने के लिए मजबूर होंगे और भविष्य में सरकार के तख्तापलट की तैयारी होगी। आज तक लूमियन ने इस तर्क को ऊपर ऊपर से स्वीकार कर लिया था। भले ही मार्टिन ने पूरा सच नहीं बताया था, उसने उसका एक छोटा हिस्सा उजागर किया था। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि मार्टिन का 90% बयान एक मनगढ़ंत कहानी थी। ह्यूग्स आर्टवास को दिवंगत जनरल फिलिप ने तैयार किया था और राजनीति में धकेला था। गार्डनर मार्टिन ने बहुत पहले ही जनरल फिलिप के साथ एक सहयोगात्मक रिश्ता कायम कर लिया था। ह्यूग्स आर्टवा का समर्थन करना केवल एक मौकापरस्त फायदा उठाना नहीं था, बल्कि वो शुरू से ही इस योजना में बारीकी से शामिल था। इसी तरह जनरल फिलिप ने अपनी मौत का ढोंग रचा था और अपनी तय किस्मत से अलग रास्ता चुन लिया था।
उसने ड्रीम सीकर्स चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल पेंटर्स और अन्य ईविल गॉड बिस्टोर्ड लोगों को पैसा देने के लिए किया। साथ ही वो कार्बोनारी में शामिल हो गया, दंगों और विद्रोहों को भड़काने के लिए। लूमियन को ये बहुत हैरान करने वाला नहीं लगा, लेकिन गार्डनर मार्टिन और आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर के साथ संबंध ने डिटेल्स में एक दिलचस्प मोड़ जोड़ दिया था। जिस समय हॉस्टल रिचुअल आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ, लूमियन पहले ही इस साजिश के सार को समझ चुका था। फिर भी कुछ स्पष्टीकरण थोड़े जबरदस्ती थोपे हुए लग रहे थे। उदाहरण के लिए, ब्लिस सोसाइटी को निराशा में छोड़ने और खुद को साबित करने के लिए मार्केट डिस्ट्रिक्ट लौटने के बाद माइपू मायर कैसे पेंटर्स या हॉस्टल रिचुअल की योजना बनाने वाले ईविल गॉड्स के आशीर्वाद प्राप्त लोगों से संपर्क करने में कामयाब रहा। एक संभावित स्पष्टीकरण ये था कि सुजाना, जब वो ब्लिस सोसाइटी की उच्च पुजारिन थी, ने अपनी मौत से पहले अन्य पंथों के साथ संबंध स्थापित किए थे। माइपू मायर के प्रेमी और ब्लिस सोसाइटी के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में उसके पास कुछ संपर्क होने चाहिए थे। हालांकि करीब से देखने पर यह थोड़ा बनावटी लगा। क्या माइपू मायर ने वाकई दूसरे ईविल गॉड्स के भक्तों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे थे? क्या वो खुद को साबित करने की चुनौतियों का सामना करते समय स्वाभाविक रूप से उनकी मदद मांगता? माइपू मायर को लूमियन के शरीर के अंदर सील किए गए एक एंजल की जानकारी होने के बावजूद वो बलिदान देने के अलावा इस जानकारी का फायदा उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जब तक मदर ट्री ऑफ डिजायर सीधे कोई रहस्य उजागर न करती, तो प्राप्तकर्ता, जिसे संभवतः ईश्वरीय रहस्य मिला था, उसका दिखावा क्यों नहीं करता? दूसरे ब्लिस सोसाइटी सदस्यों के बहिष्कार का सामना क्यों करता? लूमियन को लगा कि अब सारी डिटेल्स ज्यादा समझ में आ रही हैं, जब गार्डनर मार्टिन और जनरल फिलिप का संबंध इस साजिश के हिस्से के रूप में सामने आया। ट्री ऑफ शैडो की आपदा के बाद गार्डनर मार्टिन ने लूमियन, फ्रैंका और उनके अधीनस्थों को मार्केट डिस्ट्रिक्ट में घटना और ह्यूग्स आर्टवा की हत्या की जांच करने का काम सौंपा। हालांकि वो निस्संदेह ब्लिस सोसाइटी की हरकतों, गलतियों और मुद्दों के बारे में जनरल फिलिप के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करता। इन परिस्थितियों में मार्केट डिस्ट्रिक्ट में वापसी की तलाश कर रहे माइपू मायर ने स्वाभाविक रूप से जनरल फिलिप के साथ संबंध स्थापित किया, जिसने ऐसी बातों में दिलचस्पी दिखाई थी और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की थी। नतीजतन, गार्डनर मार्टिन को बहुत पहले से पता था कि लूमियन के अंदर क्या सील है। पूरा हॉस्टल रिचुअल शायद उसके जनरल फिलिप और पेंटर्स द्वारा ही सोचा गया था। उनमें से एक के मन में फोर्थ इपॉक ट्रायल के लिए लंबे समय से इच्छा थी और उसे रहस्यों और रहस्यवाद का व्यापक ज्ञान था। वे सील के संचालन और उसके पिछले लीक्स को समझते थे। सवा मॉब के मालिकाना हक वाला साल दे बाल ब्रीज और 13th एवेन्यू डू मार्श आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर के नए सदस्यों के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में काम करते थे। दूसरे का भाग्य के क्षेत्र से गहरा संबंध था। ड्रीम सीकर्स चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के वित्तीय समर्थन के माध्यम से उसने कई पंथों को एकजुट किया था, विभिन्न पहलुओं में विशाल ज्ञान इकट्ठा किया था। ह्यूग्स आर्टवा के पास उसकी रक्षा करने वाले कई ईविल गॉड्स के आशीर्वाद होने का कारण केवल समस्याग्रस्त व्यक्तियों के साथ बातचीत करने की उसकी क्षमता या दूसरों पर उसकी गहरी एनलाइटेंड धारणा नहीं थी। इसके बजाय यह इसलिए था क्योंकि उसका समर्थक जनरल फिलिप, जो बड़े पैमाने के युद्धों का अनुभवी था, एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करने के लिए पाखंडियों के साथ सहयोग करने के लिए लंबे समय से समर्पित था। लूमियन को शक था कि गार्डनर मार्टिन ने आधिकारिक तौर पर उसका परीक्षण नहीं किया था और शुरुआती भरोसे के कारण उसे आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर में शामिल होने दिया था। इसके बजाय उसने हॉस्टल प्लान को अंतिम रूप दे दिया था और लूमियन पर कड़ी नजर रखने, विभिन्न प्रभाव डालने और उसे हेरफेर करने का फैसला किया था। अगर टैरोट क्लब ने हस्तक्षेप नहीं किया होता और रिचुअल जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ाया गया होता, तो इसकी पूरी संभावना थी कि गार्डनर मार्टिन या आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर का कोई डेमीगॉड वो होता जो अंततः लूमियन का सामना करता और रिचुअल को सक्रिय करने के लिए उसे पेंटिंग की दुनिया में ले जाता। जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में कौंधे, लूमियन की समझ साफ हो गई। ट्री ऑफ शैडो की आपदा के बाद से गार्डनर मार्टिन ने जो कुछ भी किया था, वो सब हॉस्टल रिचुअल की ओर केंद्रित था। एक पूर्व या वर्तमान कंस्पायरर से जैसा उम्मीद की जाती है, लूमियन ने ईमानदारी से आह भरी। निश्चित रूप से गार्डनर मार्टिन को लूमियन के साथ मौजूद ब्लड एम्परर अलिस्टा ट्यूडर के अवशिष्ट ऑरा के बारे में पता नहीं रहा होगा, लेकिन उसे शायद संदेह था। हालांकि वो मुख्य मुद्दे को समझ नहीं सका। आखिरकार वह उसे पता था कि लूमियन ली के शरीर के अंदर एक एंजल सील है, जो ध्यान खींचने वाली एक चलती फिरती विसंगति है। जहां तक बात है कि क्या गार्डनर मार्टिन उसके और फ्रैंका के पीछे मौजूद किसी दूसरे संगठन के बारे में जानता था, लूमियन का मानना था कि मार्टिन ने कुछ गड़बड़ महसूस की थी, लेकिन सटीक डिटेल्स उसकी पकड़ से बाहर रहीं। यहाँ तक कि माइपू मायर भी, जो ट्री ऑफ शैडो रिचुअल में मौजूद नहीं था, उस समय की घटनाओं से अनजान था। लूमियन ने जेना को इशारा किया कि वो गार्डनर मार्टिन और जनरल फिलिप द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए आईना जादू बंद कर दे। इस बीच उसने सोचा, आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर इतनी तीव्रता से फोर्थ इपॉक ट्रायल को क्यों पाना चाहती है और तैयारी में इतनी दूर तक क्यों जा रही है? उनका अंतिम लक्ष्य क्या है? अगर मैं ट्रायल नहीं आता, ओबर्ज ड्यू कॉक डोर में नहीं रुकता,
और फॉलन ट्री स्पिरिट सुजाना मटीज को आकर्षित नहीं करता, तो आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर और विभिन्न पंथों की मूल योजना क्या होती? उन्होंने सील को बाईपास करने और फोर्थ इपॉक ट्रायर का दरवाजा खोलने का इरादा कैसे किया था? जैसे ही बाद वाला सवाल उठा, लुमियन को कुछ याद आया। गार्डनर मार्टिन ने एक बार राट क्रिस्टो के तस्करी कारवां को एक भूमिगत सुरंग के माध्यम से ट्रायर में एक चीज ले जाने का निर्देश दिया था। उस चीज ने भूमिगत छिपे विशेष आईना दुनिया को सक्रिय कर दिया था। बाद में फ्रांका ने उस चीज को महसूस किया जब वो काले लबादे वाले कार्बोनारी सदस्य जनरल फिलिप का पीछा कर रही थी, जिसने अपनी मौत का ढोंग रचा था। अब जनरल फिलिप भी इस जगह पर आ गया था, जिसके फोर्थ इपॉक ट्रायल होने का शक था। उन्होंने व्यापक तैयारी की थी, जिसमें एक बड़े दंगे का आयोजन भी शामिल था। उनका लक्ष्य उस चीज और उसके आईने के टुकड़ों के साथ संबंध का उपयोग करके इस जगह में घुसपैठ करना था, उस सील लीक के माध्यम से जो कभी साल दबाल ब्रीज के नीचे दिखाई दी थी। बाद में उनके पास एक बेहतर विकल्प था। मैं धिक्कार है। ह्यूग्स आटवास के संसद सदस्य के रूप में चुनाव का समर्थन करने के बारे में गार्डनर मार्टिन की बातें ज्यादातर सच थीं। उसे वास्तव में मार्केट डिस्ट्रिक्ट में सार्वजनिक गुस्सा भड़काने के लिए ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी, सरकार को गिराने के लिए नहीं, बल्कि रिचुअल को संतुष्ट करने के लिए। हे प्रतिरोध के नेता के रूप में ढोंग करते हुए खलनायकों को सत्ता में धकेलना। वही विलेन है और वही हीरो। वो सच में मार्केट डिस्ट्रिक्ट के सभी लोगों की वैल्यू को निचोड़ रहा है। लुमियन ने गार्डनर मार्टिन के माध्यम से कंस्पायरर नाम को फिर से पहचाना। उस पल जेना ने लुमियन का मतलब समझ लिया और आईना जादू बंद कर दिया। गार्डनर मार्टिन मुस्कुराया और बोला, वाकई ये तुम ही हो फिलिप। चलो फोर्थ इपॉक ट्रायर में चलते हैं। फिलिप, जेन्ना, जिसके पास सायों से जनरल फिलिप की फोटो की केवल एक धुंधली छाप थी, उसे अब एहसास हुआ कि जिस लबादे वाले आदमी का फ्रांका पीछा कर रही थी, वो जनरल फिलिप ही था, जिसने अपनी मौत का ढोंग रचा था। फिलिप की गहरी मधुर आवाज गूंजी, क्या तुम लुमियन ली को खोजने नहीं जा रहे? अगर वो तुम्हारा वफादार अधीनस्थ बन जाता है और तुम्हारी टीम में शामिल हो जाता है, तो तुम तुरंत रिचुअल पूरा कर सकते हो, अमृत पी सकते हो और एक डेमीगॉड बन सकते हो। गार्डनर मार्टिन ने आह भरी और जवाब दिया, मुझे भी इस बात का अफसोस है। उसके अंदर एक एंजल सील है और वो अकेला ही एक टीम है। मैंने उसे कई मौके दिए, लेकिन वो वफादारी का मतलब कभी नहीं समझ पाया। अब मेरे पास एक विकल्प है, उसे फोर्थ इपॉक ट्रायर में प्राकृतिक रूप से खत्म होने दो। उसके अंदर एक एंजल सील है। जेना की आंखें फटी रह गईं जब उसने लुमियन की ओर देखा। लुमियन मुस्कुराया और गार्डनर मार्टिन की बातों पर कटाक्ष किया, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करने वाला बेवकूफ बनूंगा। जो इंसान शुरू से ही मुझे इस्तेमाल करने की साजिश रच रहा है, वो वफादारी और अफसोस की बात कर रहा है। जैसे ही गार्डनर मार्टिन और जनरल फिलिप उस आलीशान शहर की ओर चलने के लिए मुड़े, पास के एक आईने के टुकड़े से दो आकृतियां बाहर निकली। वो फ्रैंका थी, जिसने ब्लाउज बेस सफेद ब्रीच, एक छोटा गहरा भूरा कोट और काले लेदर बूट्स पहने थे। साथ में एंथनी रीड भी था, जो मिलिट्री ग्रीन कपड़ों में था। फ्रैंका ने आसपास का मुआयना किया और गार्डनर मार्टिन को देखा, जो चांदी के फुल बॉडी कवच में था और उसका विजर उठा हुआ था। एंथनी रीड की नजर जनरल फिलिप के चेहरे पर टिक गई, जिसकी नाक पर एक उभरा हुआ हिस्सा था। 8 आंखें आपस में मिली और पल भर के लिए हवा जैसे थम गई। डॉट डॉट डॉट। काउंट पॉफर की आकृति उस वीरान इलाके के किनारे पर प्रकट हुई, उन मटमैले काले पत्थर की ईंटों के सामने। तूफान, बिजली, लपटों और धुएं में लिपटे उस विशालकाय को देखते हुए, जो दर्जनों मीटर ऊंचा था, वो एक बलि के मेमने की तरह दीवानी भावना के साथ उसकी ओर दौड़ पड़ा। वो वमोंडा सौरॉन था, जिसने आपा खो दिया था और जमीन के नीचे चला गया था। पूर्व आर्केंजल कॉन्करर, जो एक देवता के सिंहासन के बहुत करीब था। चैप्टर 476, कलामिटी जायंट। काउंट पॉफर उस तूफान के बीच से आगे बढ़ा, भयंकर हवाओं, भीगती बारिश और बिजली की कड़वाहट का मुकाबला करते हुए। उसी समय पिक्सी, जो नीली टोपी पहने हुए थी, हॉस्टल की देखरेख करने वाली, साल दे बाल ब्रीज के पास के सायों का फायदा उठाकर उस रहस्यमयी लोहे जैसे दरवाजे के पार निकल गई। वो अंदर होने वाले खतरे से पूरी तरह वाकिफ थी, फिर भी उसे एक देवता की इच्छा का पालन करना ही था। मौत का डर भी उसे रोक नहीं सका। ये उसके लिए केवल देवता का आशीर्वाद पाने और कल्पना की अनंत दुनिया में लौटने का एक जरिया था। अफसोस की बात यह थी कि वहां पहुंचते ही उसने खुद को एक भयंकर तूफान, धुएं और लपटों के बीच लटका हुआ पाया। उसकी आंखों में वो विशाल आकृति साफ झलक रही थी। वो एक डरावने जले हुए दानव जैसा लग रहा था, जिसका मांस वाला हिस्सा अब गायब हो चुका था। वह चमकती बैंगनी लपटों में घिरा हुआ एक काला धातु का कंकाल था, जो देखने में एक साबुत शरीर जैसा लग रहा था, लेकिन दरारें उसके पूरे ढांचे को घेरे हुए थीं। उससे लगातार काल्पनिक प्रतीक, बिजली, ओले, कोहरा निकल रहे थे। वे जादुई बैंगनी लपटें और काला धातु का कंकाल एक अथाह ज्ञान समेटे हुए थे, जो अनगिनत प्राकृतिक घटनाओं को दर्शाते थे।
ड्रिप, उन दरारों से खून के रंग का मैग्मा जैसा मवाद बह रहा था, जो हवा में ही काली बैंगनी लपटों और मौसम की विभिन्न घटनाओं में बदल रहा था। ये सब देखते हुए नीली टोपी वाली पिक्सी अंदर से जल उठी। उसकी आंखों में एक डर की चमक आई और उसने घबराकर शून्य में हाथ मारा, एक अदृश्य स्थिति में प्रवेश करने की कोशिश की। फिर भी उसका शारीरिक रूप किसी बेहतर स्थिति में नहीं बदला। एक झटके के साथ उस पिक्सी के अस्तित्व की हर कोशिका जल उठी, जिसमें उसकी पीठ पर मौजूद पारदर्शी ड्रैगनफ्लाई जैसे पंख भी शामिल थे। भयंकर तड़प सहने के बाद वो लाल लपटों से बनी एक पिक्सी में बदल गई। उसकी अब खाली आंखों से बेजान नजरें निकल रही थीं। जलते हुए ड्रैगनफ्लाई पंखों के साथ वो बदली हुई पिक्सी उस दानव की आकृति के चारों ओर नाचने लगी, जैसे उसे रास्ता दिखा रही हो। रंबल, काउंट पॉफर पर बिजली गिरी और पास ही बैंगनी लपटें भड़क उठीं। लगातार होती बारिश में भीगते हुए और ओलों की मार सहते हुए वो तब तक आगे बढ़ता रहा जब तक कि उसे खून न निकलने लगा। शायद उसकी रगों में सौरॉन परिवार का खून होने की वजह से वो आसपास की अराजकता से अप्रभावित रहा। जैसे ही धुआं साफ हुआ और तूफान कम हुआ, पॉफर ने उत्सुकता से दर्जनों मीटर ऊंचे उस विशाल दानव को देखा। उस लोहे जैसे काले सिर के अंदर और बैंगनी लपटों के बीच दर्द से भरा एक विकृत चेहरा रुक रुक कर चमक रहा था। वो चेहरा पॉफर से कुछ हद तक मिलता जुलता था, सिवाय उसकी आंखों के जो बेजान और खून जैसी काली थीं। दानव को देखते ही काउंट पॉफर भी लपटों में जल उठा। असहनीय दर्द ने उसे जकड़ लिया, फिर भी उसकी नजरें उस दानव के चेहरे पर टिकी रहीं। उन बैंगनी लपटों के बीच नफरत और पागलपन से भरे चेहरे रुक रुक कर बदल रहे थे, जैसे वे सभी जीवित प्राणियों को कोस रहे हों। महिला और पुरुष, दानव और काउंट पॉफर, दोनों से मिलते जुलते चेहरे उन सूखे दिलों की सतह पर उभर रहे थे जो लपटों में तैर रहे थे। पॉफर ने तेल चित्रों से अपने पूर्वजों की झलक देखी। मुश्किल के बावजूद उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आई। उस उथल पुथल में वो भी एक जलती हुई पिक्सी में बदल गया। हालांकि उस दानव के चारों ओर चक्कर लगाने के बजाय वो अपने परिवार के खून की खिंचाव की वजह से उस लोहे जैसे काले सिर पर मौजूद खतरनाक बैंगनी लपटों की ओर खिंचा चला गया। पलक झपकते ही वे दोनों एक हो गए। वमोंडा के मुंह में हल्की हलचल हुई, उसकी आंखों में थोड़ी चमक आई। उसने अपना मुंह खोला और विनाशकारी इच्छा और पागलपन से भरी एक चीख निकाली। उस चीख के साथ ही बैंगनी लपटों से झुलसी हुई जमीन हिलने लगी और मिट्टी की कठपुतलियां बाहर रेंगने लगीं। ये कठपुतलियां भी 3 से 4 मीटर ऊंची थीं और उनके काले ढांचे पर गहरा लाल खून लगा था। वे देखते ही देखते सैनिकों में बदल गईं, जो उस इलाके की रखवाली करने लगे। लगभग उसी समय आसमान से एक जलता हुआ उल्कापिंड गिरा। आसमान को चीरते हुए वो कोहरे के किनारे की ओर बढ़ा। बैंग! एक जोरदार धमाके और कंपन के बीच एक आकृति खड़ी हुई। वो स्नानर आइनहॉर्न थे, जो लोहे जैसे काले खून से सने कवच में लिपटे थे। वो 1.8 मीटर लंबा एंजल अपनी देह को फैलाते हुए वर्मोंडा सौरॉन की वर्तमान स्थिति की याद दिलाने वाले एक मिथिकल क्रीचर के रूप में प्रकट हुआ। वो तबाही का एक विशाल रूप था, जो लपटों और विभिन्न प्रतीकों से बना था। आसमान में अदृश्य लपटों की खामोश तपिश के बीच पुआलिस डे रोकफोर्ड, एक शानदार काली ड्रेस और जालीदार टोपी पहने हुए, अपनी नजरें दूर बसे उस आलीशान शहर पर टिकाए हुए थी। उसने अपने पति, बटलर और बच्चों को हॉस्टल में शामिल नहीं किया था। इसके बजाय उसने उनके लिए शहर की दीवार के बाहर एक उपनगरीय कस्बे में रहने का इंतजाम किया था। थोड़ी देर मुआयना करने के बाद मैडाम पुआलिस ने अपना ध्यान 20 से 30 मीटर दूर खड़े एक आदमी की ओर लगाया। अपनी 50 की उम्र में होने के बावजूद उसके घने सुनहरे बालों में केवल हल्की सी सफेदी थी और उसकी झील जैसी नीली आंखें एकदम साफ थीं। करीने से कटी दाढ़ी के बीच उसका चेहरा बहुत प्रभावशाली था। वह सर्कल इनहैबिटेंट ऑफ द सिनर्स वॉइस इन सैनसॉन था, जो रॉश लुइस सैनसॉन का पिता था। मैडाम पुआलिस ने अपनी नजरें फिर से उस शहर की ओर मोड़ लीं। उसे कहीं से एक बुलावा महसूस हो रहा था। वो शहर जैसे रुक रुक कर सिकुड़ और फैल रहा था, जो एक लंबे समय से भूली हुई माँ की आगोश जैसा लग रहा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। फ्रैंका ने आईने की दुनिया से बाहर निकलते ही गार्डनर मार्टिन से आमना सामना होने की उम्मीद नहीं की थी। एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर उसे थोड़ा अपराध बोध महसूस हुआ, लेकिन वो अब कोई नौसिखिया नहीं थी। उसने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए एंथनी रीड को चिल्लाकर डक कहा और अदृश्य होकर एक तरफ कूद गई। उसी समय गार्डनर मार्टिन के चारों ओर अनगिनत जलते हुए सफेद फायरबॉल्स प्रकट हुए। चांदी के कवच में लिपटे गार्डनर की नजरें गहरी थीं जब वे फायरबॉल्स गरजते हुए फ्रैंका और एंथनी की पिछली लोकेशन पर फटे। एंथनी, जिसकी नजरें जनरल फिलिप की लबादे वाली आकृति पर थीं, ने फ्रैंका की चेतावनी सुनी। उसने हवा में ही अपनी बॉडी को एडजस्ट किया और दोनों पैरों से लात मारते हुए जनरल फिलिप की ओर बढ़ा।
जनरल फिलिप उस मटमैले मध्यम उम्र के आदमी को नफरत भरी नजरों से अपनी ओर आता देख हैरान था। उसने फिलिप की तकदीर के धागों को पहचाना और हिकारत से कहा, तो तुम उस बलि दी गई कंपनी के बचे हुए सदस्य हो, जो अब बदला लेने लौटे हो। एक सीक्वेंस 5 रीपर के तौर पर फिलिप ने गॉडेस ऑफ फेट पर भरोसा करने और वरदान लेने का फैसला किया था। उसका मकसद जल्दी से डेमी गॉड बनकर आने वाली तबाही से बचना था। उसने म्यूट नाम के सीक्वेंस 6 की शक्तियों को अपनाया था और अपनी मौत का ढोंग रचने के बाद वो अब सामान्य रूप से काम कर सकता था। फिलिप ने एंथनी रीड की नफरत के पीछे के धागों को सुलझाया और हंसते हुए कहा, भाग्य से बचा नहीं जा सकता, तुम आखिरकार मेरी बलि ही बनोगे। इन शब्दों और धमाकों के बीच एंथनी का मन पुराने हमले की यादों में खो गया और वो डर के मारे जमीन पर गिरकर अपना सिर पकड़ लिया। पास ही एक खंभे के पीछे छिपे लूमियन और जेना ने फ्रांका की चिल्लाहट सुनी। लूमियन हैरान था कि फ्रैंका यहाँ कैसे पहुंची और उसके मन में खतरे की एक घंटी बज उठी। चैप्टर 477 फ्रेंजी। लूमियन को अंधेरे में एक मौका लेने से पहले एक पल के लिए हैरानी महसूस हुई, यह देखते हुए कि जनरल फिलिप ने शायद अंडरग्राउंड मिरर वर्ल्ड में जाने के लिए एक स्पेशल आइटम का इस्तेमाल किया था। लूमियन ने सोचा कि फ्रैंका के पास भी एक मौका होना चाहिए, क्योंकि उसके पास वही पावर्स वाला एंशिएंट सिल्वर मिरर था। इसका क्यों और क्या अब मायने नहीं रखता था। वे सवाल गार्डनर मार्टिन और जनरल फिलिप से निपटने या यहाँ से निकलने का रास्ता खोजने तक इंतजार कर सकते थे। इस जगह से भागने का एक मौका हो सकता था। विल्डरनेस के किनारों पर गार्डनर मार्टिन की फ्रैंका को उसकी इनविजिबिलिटी से बाहर निकालने की कोशिशें फेल हो गईं, यहाँ तक कि कई एक्सप्लोजन्स के बाद भी। उसकी फॉर्मर लवर किसी अनजान जगह गायब हो गई थी। डीमोनेस ऑफ प्लेजर होने के नाते फ्रैंका अपनी असैसिन एबिलिटीज पर निर्भर थी, कोई पैरों के निशान नहीं छोड़ती थी और अपनी गंध और स्पिरिचुअल ऑरा को छुपा लेती थी। इसने उसे ट्रैक करना एक बड़ी चुनौती बना दिया, जो हंटर के एनवायरमेंटल इंटेल इकट्ठा करने के हुनर का मुकाबला कर रहा था। गार्डनर मार्टिन, जो सिल्वर व्हाइट फुल बॉडी आर्मर पहने हुए था, लगातार हिलता रहा। डीमोनेस पाथवे की खूबियों और काबिलियत से वाकिफ होने के कारण वो जानता था कि प्लेजर तक पहुंचने के बाद फ्रैंका को अपने श्राप के लिए खून, बाल या नाखूनों की जरूरत नहीं थी। उसे मिरर्स में रिफ्लेक्ट करना और उसे काली लपटों में लपेटना ही काफी होगा। वो 3 सेकंड से ज्यादा एक जगह खड़ा नहीं रह सकता था, ताकि खुद को शीशे में रिफ्लेक्ट होने से बचा सके। जैसे ही वो तेजी से आगे बढ़ा, गार्डनर मार्टिन ने फिलिप और इंफॉर्मेशन ब्रोकर एंथनी पर नजर डाली। उसने देखा कि एंथनी जमीन पर लेटा हुआ था, अपना सिर पकड़े हुए और कांप रहा था। एंथनी ने रुक रुक कर खुद पर प्लेकेट का इस्तेमाल किया, रेजिस्टेंस छोड़ते हुए। फिलिप का काला लबादा थोड़ा फैला और उसके पास गहरे लाल, लगभग सफेद जलते हुए रेवेंस दिखाई दिए, जैसे कि वो किसी बड़ी बलि की तैयारी कर रहा हो। नजारे को देखते हुए गार्डनर मार्टिन ने चल रही लड़ाई पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपना वाइजर नीचे कर लिया। गार्डनर मार्टिन की पकड़ में एक ब्रॉडसवॉर्ड दिखाई दी, जो जमी हुई रोशनी से चमक रही थी, जिसने एक बड़े हिस्से पर शानदार और पवित्र सनराइज ग्लीम फैला दी। इसकी चमक ने इल्यूजन्स को खत्म कर दिया, सायों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और फ्रैंका के पोनेटल वाले रूप को उससे 10 मीटर से अधिक पीछे जाहिर कर दिया। ये वॉरियर पाथवे के सीक्वेंस 6 डॉन पैलेडिन की ताकत थी। ये ताकत गार्डनर मार्टिन के चांदी के कवच से निकल रही थी, जो अधिकारियों द्वारा दिया गया एक नंबर्ड सील्ड आर्टिफैक्ट था। उसने इसे कुछ साल पहले एक ऑपरेशन में हासिल किया था, जिसमें उसने इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च के 2 प्योरीफायर्स को मारा था और उनके गिरे हुए शरीरों से कवच हासिल किया था। नंबर 247। नेम प्राइड आर्मर। डेंजर ग्रेड 2 डेंजरस। सावधानी और संयम के साथ इस्तेमाल करें। इसे केवल उन ऑपरेशंस के लिए लागू किया जा सकता है जिनमें 3 से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है, या डीकन्स और डायोसिसान बिशप्स द्वारा। सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन ऑफिशियल प्योरीफायर्स और उससे ऊपर। सीलिंग मेथड, इसे एक अंधेरे कमरे में रखें और हर 3 घंटे में रोटेशन के साथ उनकी रखवाली के लिए शारीरिक रूप से मजबूत इंसानों को चुनें। डिस्क्रिप्शन, लोअन किंगडम और फेसाक एम्पायर के बीच युद्ध के अंत में आसमान से बहुत सारे मीटियर्स गिरे, जिससे व्यापक तबाही हुई। ये कवच पोर्ट लिसौ के उपनगरों में एक खंडहर इमारत में खोजा गया था। अंदर के इंसानों का बहुत बुरा अंत हुआ था। एक्सपेरिमेंट के जरिए ये पहनने वाले को एक दानव की ताकत देता है। ये सनराइज ग्लीम में 48 मीटर के दायरे को कवर करता है। ये किरणें भ्रम को दूर करती हैं, सायों को मिटाती हैं और इनविजिबिलिटी के असर को खत्म करती हैं। वे रेट्स और शैडोज को भी प्रभावित करती हैं, उनकी विशेषताओं को कम करती हैं और यहाँ तक कि बुरी आत्माओं को भी कमजोर करती हैं। इसमें अच्छी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं और इसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन ये धीरे धीरे ठीक होता है। नुकसान की सीमा के आधार पर रिकवरी आधे घंटे से 1 दिन तक हो सकती है। डिटेल डेटा के लिए अपेंडिक्स 2 देखें।
ये पहनने वाले को एक भारी मजबूत फिर भी नुकीली टू हैंडेड ब्रॉडसोर्ड प्रकट करने की क्षमता भी देता है। हर हमले में एक प्यूरिफाइंग असर होता है और चमकती ब्रॉडसोर्ड को हटाने के परिणाम स्वरूप प्रकाश का एक जबरदस्त तूफान आता है। ये घटना इंसानी शरीर को मिटा सकती है, रेत्स को हरा सकती है और बुरी आत्माओं को नुकसान पहुंचा सकती है। पहनने वाले के कॉम्बैट स्किल्स में काफी इजाफा होता है, साथ ही घमंड भी बढ़ जाता है। वे उन लोगों को तुच्छ समझते हैं जो उनके पीछे खड़े हैं और अंधेरे में छिपे या गायब टारगेट्स को भी। ये 50 मीटर के दायरे में कमजोर इंसानों को बिना किसी भेदभाव के खत्म कर देता है। यदि पहनने वाला कमजोर हो जाता है तो वे भी एक टारगेट बन जाते हैं। किसी के शरीर का निर्धारण करने के मापदंड असंगत हैं, कभी बहुत ऊंचे कभी कम। शुरुआती निष्कर्ष कवच की स्थिति और आसपास के वातावरण के साथ एक संबंध बताते हैं। ज्यादातर इंसान जो नियमित एक्सरसाइज करते हैं या जो अपने शरीर को बढ़ाने के लिए पोषण पर निर्भर रहते हैं, वे बिना किसी घटना के असेसमेंट पास कर लेते हैं। अपवादों के लिए बाद में पता चला कि वे अनदेखी गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे या पिछले 2 दिनों में बहुत अधिक डूबे हुए थे। चाहे आप कोई भी हों, इस कवच के पीछे खड़े होने पर सावधानी बरतनी जरूरी है, हालांकि हमले हमेशा नहीं होते हैं। इसी तरह पहनने वाला अन्य मिस्टिकल आइटम्स का उपयोग करते समय इसके हमलों की चपेट में आ जाता है। एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट एवरनाइट पाथवे और अर्थ पाथवे की वस्तुओं का सामना करते समय बढ़ी हुई प्रतिक्रिया दिखाते हैं। कवच पहनने वाला अंततः विश्वासघात के अलग अलग लेवल का अनुभव करता है, चाहे वे अभी भी आइटम पहने हों या नहीं। रात में यह कवच बहुत शांत होता है, न्यूनतम आक्रामकता दिखाता है। हालांकि चांदनी आसमान के नीचे इसका व्यवहार काफी चिड़चिड़ा हो जाता है, जो अधिकतम आक्रामकता तक पहुंच जाता है। एक्सपेरिमेंट के सब्जेक्ट्स का उच्चतम स्तर सीक्वेंस 5 है। अपेंडिक्स 1, कवच पहनने वाला अलग अलग डिग्री तक लंबा हो जाता है। बार बार पहनने से ये नहीं जुड़ता। अपेंडिक्स 2, सील्ड आर्टिफैक्ट 2 to 247 के प्रभाव में फ्रैंका सामने आ गई। वाइजर पहने हुए गार्डनर मार्टिन अपने हाथ में चमकती ब्रॉडसोर्ड से हमला करने से पहले थोड़ा हिचकिचाया। उसी समय उसके चारों ओर बहुत सारे गहरे लाल, लगभग सफेद फायर रेवंस जमा हो गए। फायर रेवन से घिरे हुए जनरल फिलिप ने जमीन पर पड़े एंथनी रीड से नजरें मिलाईं। अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाते हुए उसने घोषित किया, अपनी किस्मत को स्वीकार करो। एंथनी ने आने वाले खतरे को महसूस किया, लेकिन खुद को विरोध करने में असमर्थ पाया। कांपते हुए उस भयानक रात की यादें उसके दिमाग में भर गईं, जिससे कोई भी विरोध करना मुश्किल हो गया। हालांकि जैसे ही उसने जनरल फिलिप के बलिदान बनने की बात, अपने साथियों के दुखद भाग्य और सालों की जांच को याद किया, एंथनी के अंदर गुस्सा भड़क उठा। ये वही है, वही मेरे साथियों को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार है। वे लोग जो खुरदरे लेकिन प्यारे थे, और मेरे वे साथी जो कभी मेरे साथ खड़े थे। अचानक लूमियन का पिछला सवाल एंथनी की सोच में गूंज उठा। आज के दिन तक क्या तुम अभी भी उस रात के डर, अचानक हुई गोलियों की आवाज से लड़ते हो? क्या तुम सच में आगे बढ़ने का साहस और दृढ़ संकल्प रखते हो? एंथनी को अपना जवाब याद आया। शायद मैं उस हमले में मर गया था। जो बचा है वो एक बदला लेने वाली आत्मा है, जो सच और प्रतिशोध की तलाश में अथक है। मुझे नष्ट किया जा सकता है, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता। सही बात है, मुझे बहुत पहले मर जाना चाहिए था। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य बदला लेना है, और आज मेरा असली दुश्मन मेरे सामने खड़ा है। मुझे डर क्यों होना चाहिए? मैं मौत से भी नहीं डरता। गोलियों, धमाकों या बलि बनने से क्यों डरूं? क्या सबसे बुरा नतीजा मौत और एक दुष्ट देवता की बलि बनना नहीं होगा? मैं पहले से ही मानसिक रूप से तैयार था। इस बार मैंने ट्रायर में रुकना चुना, संभावित तबाही से भागने के लिए नहीं, बल्कि अपने पछतावे को सुधारने के लिए। अब मौका सामने आ गया है। एंथनी रीड के दिल में बदले की आग भड़क उठी। उसने जनरल फिलिप की थोड़ी लाल, नफरत से भरी गहरी भूरी आंखों से आंखें मिलाने के लिए अपनी नजरें उठाईं, जो कभी उसके सुपीरियर का सुपीरियर था। नर्क में जाओ, एंथनी ने मन ही मन श्राप दिया जब उसने एक साइकाइट्रिस्ट फ्रेंजी शुरू की। यह क्षमता भावनाओं में हेरफेर कर सकती है या टारगेट की मानसिक स्थिति को अस्थिर कर सकती है, उन्हें एक पागलपन की स्थिति में धकेल सकती है और गंभीर मानसिक क्षति पहुंचा सकती है। कुछ मामलों में यह टारगेट को कंट्रोल खोने के लिए भी मजबूर कर सकता है। जैसे ही जनरल फिलिप फायर रेवंस का झुंड छोड़ने के लिए तैयार हुआ, डेंजर प्रेमोनिशन की एक लहर उसे लगी। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, जिस बलि को उसने चुना था, उसने अपना सिर उठाया, उससे आंखें मिलाईं, उसकी खून जैसी लाल आंखें तीव्रता से जल रही थीं। एक गूंजती हुई आवाज के साथ फिलिप का सिर पीछे की ओर झटक गया, उसके विचार अस्त व्यस्त हो गए। गॉडेस ऑफ फेट को अपनाने के बाद से, जो मूल रूप से एक सीक्वेंस 5 था, वो संबंधित ज्ञान से लैस होकर अपने व्यक्तित्व और विचारों में बदलाव को गहराई से महसूस कर सकता था। जैसे जैसे वरदानों की शक्ति बढ़ती गई,
उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव आए थे। फिलिप के लिए जो मानसिक रूप से तैयार था, ये स्वीकार्य था। एक चिंता उसे सताती थी, उसकी मानसिक स्थिति अप्रत्याशित हो गई थी। कभी तर्कसंगत, कभी कट्टर, कभी ठंडा और कभी शांत। उसका व्यवहार मनमाना था। ये उन महान अस्तित्वों को प्रतिबिंबित करता था। जनरल फिलिप का दिमाग ऐसा लगा जैसे उसके अंदर तूफान आ गया हो। उसके चेहरे की खाल सूज गई और उसके सफेद बाल झुर्रीदार हो गए, जैसे कोई कई दिनों तक पानी में डूबा रहा हो। हर पोर से अदृश्य धागे निकले, जिनमें हल्का मर्क्यूरियल रंग था, जिससे फिलिप का मांस लपटों के साथ जलता हुआ दिखाई देने लगा। जनरल फिलिप थोड़े समय के लिए फ्रेंजी का शिकार हो गया। उस पल उसके पीछे एक आकृति दिखाई दी। वो लूमियन था जिसने आंशिक रूप से अंदर की हुई सफेद शर्ट, भूरी पैंट और ऑयल पेंटिंग जैसे काले चमड़े के जूते पहने हुए थे। फ्रैंका की आवाज को पहचानते हुए और लड़ाई की शुरुआत को महसूस करते हुए लूमियन तुरंत मदद करने के लिए बाहर नहीं निकला। इसके बजाय उसने सही मौके का इंतजार करने का फैसला किया, यह जानते हुए कि उसकी वर्तमान स्पिरिचुअलिटी ने एक ही सबसे अच्छा विकल्प दिया है। लूमियन को गार्डनर मार्टिन या जनरल फिलिप को तेजी से खत्म करने की जरूरत थी। फ्रांका, जेना और एंथनी फिर बचे हुए दुश्मन से निपटने के लिए सेना में शामिल हो सकते थे। लूमियन के लिए टारगेट चुनना कोई आसान फैसला नहीं था। गार्डनर मार्टिन, जो 13th एवेन्यू डू मार्श और आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर के कमांडिंग ऑफिसर द्वारा करप्ट था, उसमें कई अजीब बातें थीं। लूमियन गारंटी नहीं दे सकता था कि मुक्कों का एक कॉम्बिनेशन उसे निश्चित रूप से खत्म कर देगा। जनरल फिलिप, जिसका वरदान किस्मत से जुड़ा था, समय से पहले खतरे को महसूस कर सकता था, जिससे लूमियन के अचानक हमले के सफल होने की संभावना कम थी। दोनों विकल्पों में काफी जोखिम थे, जिससे लूमियन को संयम बरतने और धैर्यपूर्वक इंतजार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब तक फ्रैंका और एंथनी फिलहाल जिंदा थे, लूमियन रुका रहा। धैर्य एक हंटर का बुनियादी गुण था, जो एक कॉन्स्पिरायर के लिए भी उतना ही जरूरी था। हालांकि लूमियन का इंतजार अंधा नहीं था। जेना के मिरर मैजिक और जंगल में बिखरे हुए टूटे हुए शीशों पर भरोसा करते हुए उसने स्थिति को करीब से देखा। हस्तक्षेप करने और एंथनी को बचाने के लिए तैयार, लूमियन को सही मौका मिला जब एंथनी ने फ्रेंजी के साथ फिलिप पर बाजी पलट दी। ये एक मौका था। लूमियन ने जनरल फिलिप की ओर देखा, जो अपनी पागलपन वाली स्थिति में संघर्ष कर रहा था, और ठंडे स्वर में कहा, HMPHP। सफेद रोशनी की दो किरणें निकलीं और फिलिप को लगीं। द डिसीज्ड की आंखों की चमक अचानक गायब हो गई और उसका शरीर डगमगा गया, गिरने ही वाला था। लूमियन ने पहले ही अपना दाहिना हाथ उठा लिया था, अपनी छोटी उंगली और अनामिका को मोड़ लिया था और जनरल फिलिप के सिर के पीछे निशाना साधा था, एक रिवॉल्वर की नकल करते हुए। बैंग! अपने मन में एक अतिरिक्त ध्वनि प्रभाव और थोड़ा पीछे झुकते हुए उसकी तर्जनी और मध्य उंगली की युक्तियों से एक गहरे लाल रंग का फायरबॉल तेजी से कंप्रेस होकर निकला, जो एक गोली की तरह टारगेट की ओर झपटा। चैप्टर 478, द मॉकरी ऑफ फेट। बैंग! लूमियन की उंगलियों से निकला गहरा लाल फायरबॉल अपने टारगेट की ओर बढ़ा और पूरी सटीकता के साथ जनरल फिलिप के सिर पर लगा। इसके बाद जो धमाका हुआ, वो किसी तोप के गोले के वार जैसा था। फिलिप का शरीर उस जगह से बिखरने लगा जहां हमला हुआ था, जैसे किसी हथौड़े ने उसकी परछाई दिखाने वाले शीशे को चकनाचूर कर दिया हो। धमाके की धूल के बीच कांच के टुकड़े पूरे जंगल में बिखर गए और पहले से मौजूद परछाइयों में मिल गए। अचानक हुए इस बदलाव को देखकर लूमियन की आंखें फटी रह गईं। क्या डिसीज्ड पाथवे के पास भी मिरर सब्स्टिट्यूशन की ताकत होती है, या फिर जनरल फिलिप के पास डीमोनेस पाथवे का कोई मिस्टिकल आइटम है? जैसे ही लूमियन ने इस नज़ारे को देखा, उसके दिमाग में ऐसे कई विचार दौड़ने लगे। फिलिप की काले लबादे वाली आकृति तेजी से 10 मीटर से भी ज्यादा दूर फिर से दिखाई दी। उसकी आंखें, जो पहले पागलपन से भरी थीं, अब फिर से साफ हो गई थीं। उसी समय एक महिला मर्सनरी के भेष में जेना जनरल फिलिप के पीछे अदृश्यता से बाहर आई। उसने अपनी रिवॉल्वर उस डिसीज्ड पर तानी, जो अभी अभी उस जानलेवा हमले और अपनी बुरी स्थिति से बच निकला था। सच कहूं तो जेना खुद भी एक हैरान कर देने वाली स्थिति में थी। इस बात ने उसे हैरान नहीं किया कि जनरल फिलिप के पास मिरर सब्स्टिट्यूशन की ताकत थी। हालांकि वो इस बात को पूरी तरह समझ पाती, उससे पहले ही उसे एहसास हुआ कि उसने खुद को बिल्कुल उसके सामने रखने के लिए चुना था, जैसे वो उसके पीठ पीछे हमला करने का इंतजार कर रहा हो। असल में जेना ने जनरल फिलिप के साथ लूमियन की लड़ाई का फायदा उठाने की योजना बनाई थी। उसका इरादा इनविजिबिलिटी का इस्तेमाल करने, अपनी छिपने की जगह से खिसकने और जंगल के किनारे तक पहुंचने का था। उसका लक्ष्य फ्रैंका की मदद करना, कोई श्राप देना या जमीन पर बर्फीली रुकावट पैदा करना था। पर अचानक जनरल फिलिप बचकर सीधे उसके सामने वाली जगह पर आ गया था। ऐसे सुनहरे मौके को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था।
हो रही घटनाओं से उलझन में होने के बावजूद जेना ने स्वाभाविक रूप से अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी रिवॉल्वर से जनरल फिलिप के सिर के पीछे निशाना साधा। हालांकि वो घटनाओं के इस अजीब मोड़ के पीछे के कारणों के बारे में अनिश्चित थी। उसे शक था कि ये उस भाग्यशाली सोने के सिक्के से जुड़ा था जो उसे विल से मिला था। बैंग! जेना ने ट्रिगर दबाया और काली लपटों से घिरी एक पीली गोली बैरल से बाहर निकली और सीधे जनरल फिलिप की खोपड़ी की ओर लपकी। इस बीच फ्रैंका उस चमकते हुए सनराइज ग्लीम से बाहर निकली और उसने देखा कि एंथनी रीड अपने डर पर काबू पाकर जनरल फिलिप पर अपनी काबिलियत का इस्तेमाल कर रहा है। लूमियन भी किसी कारण से वहां पहुंच गया था और फिलिप के पीछे रहस्यमय तरीके से दिखाई दे रहा था। अपनी हैरानी पर ज्यादा सोचने का समय न होने के कारण फ्रैंका ने तेजी से अपनी पीतल की क्लासिक रिवॉल्वर उठाई और रोशनी की ब्रॉडसवर्ड चलाने वाले गार्डनर मार्टिन पर लोहे जैसी काली गोली चला दी। उसकी रणनीति साफ थी, गार्डनर मार्टिन को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना और उसे जनरल फिलिप को बचाने का कोई मौका न देना। फ्रांका का अदृश्यता का इस्तेमाल करना अपने पूर्व प्रेमी की पीठ में छुरा घोंपने के लिए असासिन की चालें चलने के बारे में नहीं था। अपने युद्ध के अनुभव से सीखते हुए उसने एक अलग मकसद के लिए अदृश्यता को चुना, गार्डनर मार्टिन और जनरल फिलिप की नजरों से बचने और सुरक्षा का एक पल पाने के लिए। इस छोटे से समय के दौरान फ्रांका न केवल तेजी से आगे बढ़ी, बल्कि उसने सिक्कों से भरा बैग भी वापस पा लिया। अपने बाएं अंगूठे पर लोहे जैसी काली रिंग ऑफ पनिशमेंट और गले में बिएट्रिसेस नेकलेस पहनकर उसने अपनी तैयारी पूरी की। आखिरकार उसने अपनी बाह के नीचे वाले होल्स्टर से कैनन गन निकाली और उसे अपनी हथेली में मजबूती से पकड़ लिया। अपनी अदृश्य स्थिति में फ्रैंका ने खुद को पूरी तरह हथियारों से लैस कर लिया और सामने आने से पहले अपनी सबसे मजबूत स्थिति में पहुंच गई। बैंग! जैसे ही लोहे जैसी काली गोली गार्डनर मार्टिन की ओर बढ़ी, फ्रैंका की छाती पर मौजूद हीरे के हार से एक हल्की चमक निकली। उसी समय फ्रैंका की आंखों में आंसू भर आए और उसके लाल होंठ थोड़े खुल गए, जिससे डीमोनेस ऑफ प्लेजर का आकर्षण और बढ़ गया। गार्डनर मार्टिन का शरीर अचानक गर्म हो गया और उसे लगा कि उसका खून उसके निचले अंगों की ओर दौड़ रहा है। फ्रांका के साथ उसके पुराने रिश्तों की यादें उसके दिमाग में भर गईं, जो लोहे और खून के बीच उस डीमोनिस के अनोखे व्यवहार से मोहित हो गया था। उसकी आंखें लाल हो गईं, सांसें तेज हो गईं और उसकी हरकतें साफ तौर पर धीमी हो गईं। लस्ट, बिएट्रिसेस नेकलेस और मदर ट्री ऑफ डिजायर पाथवे की हवस, साथ ही डीमोनेस ऑफ प्लेजर के जादू ने मिलकर एक ऐसा असर पैदा किया जो उनकी व्यक्तिगत ताकत से कहीं ज्यादा बड़ा था। इसके अलावा गार्डनर मार्टिन ऐसे अनुभवों के लिए अजनबी नहीं था। वो हमेशा सम्राट रोजेल की सीक्रेट क्रॉनिकल्स के इन शब्दों से सहमत था, डीमोनेस का स्वाद बुरा नहीं होता। ऐसी स्थिति में वो एक डीमोनेस को चखने के बाद खुद को कैसे रोक सकता था? क्लैंग! वो काली गोली गार्डनर मार्टिन की छाती पर लगी, जिससे उसके चांदी के कवच में दरारें आ गईं। फ्रांका को इस बात पर हैरानी नहीं हुई कि हमले ने काम नहीं किया। उसे जल्दी में एहसास हुआ कि उसने कैनन गन के हेवी स्ट्राइक असर को चालू नहीं किया था। वो पीतल की रिवॉल्वर जो कर्ली हेड बैबून्स रिसर्च सोसाइटी से खरीदी गई एक मिस्टिकल आइटम थी, बहुत शक्तिशाली नहीं थी। इसमें दो साधारण काबिलियत थीं। पहला, एक सामान्य शॉट जो एक राइफल के बराबर था, और दूसरा, एक हेवी स्ट्राइक जो एक छोटे तोप के गोले या स्नाइपर राइफल जैसा था। फ्रांका इसे हमेशा एक डीमोनिस की आक्रामक क्षमताओं की कमी को पूरा करने के लिए रखती थी, जब वो श्राप का इस्तेमाल नहीं कर पाती थी। कैनन गन के नकारात्मक प्रभाव बहुत कम थे। अगर एक दिन में सभी 6 गोलियां न चलाई जाएं या हर दूसरे हफ्ते रखरखाव न किया जाए, तो चैम्बर में विस्फोट या मिसफायर जैसी दुर्लभ स्थितियां हो सकती थीं। वाइजर के पीछे गार्डनर मार्टिन की दीवानी नजरों को देखते हुए फ्रांका ने कैनन गन के हैमर को पीछे खींचने के लिए अपने दाहिने अंगूठे का इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा इंतजार किया, जो हैवी स्ट्राइक के चालू होने का संकेत था। बैंग! जैसे ही फ्रैंका हिली, उसने गार्डनर मार्टिन पर ट्रिगर दबा दिया, जो किसी साथी की तलाश में उसकी ओर लपका था। वो काली गोली जलती हुई लपटों के साथ उससे टकराई। लगभग उसी समय फ्रैंका को अपनी जेब में रखी प्राइमोर्डियल डीमोनस की मूर्ति में कुछ अजीब महसूस हुआ। वो न केवल फिर से बर्फ की तरह ठंडी हो गई, बल्कि थोड़ा कांपने भी लगी। धत्त तेरे की! ये फिर से तुम क्यों हो? क्या तुम्हारा काम हो गया? फ्रांका ने गुस्से और सावधानी दोनों को महसूस करते हुए ट्रिगर दबाया और हथेली के आकार की हड्डी की मूर्ति को दूर फेंक दिया। साथ ही दूसरी तरफ एक साधारण रिवॉल्वर से निकली जेना की गोली ने जनरल फिलिप के सिर के पिछले हिस्से को काली लपटों के साथ चीर दिया। हैरानी की बात नहीं थी कि वो डिसीज्ड फिर से शीशे की तरह बिखर गया और उसकी आकृति गार्डनर मार्टिन द्वारा बनाई गई सनराइज ग्लीम के किनारे पर दिखाई दी। उस पल, जैसे ही फ्रांका ने प्राइमोर्डियल डीमोनेस की मूर्ति फेंकी, जनरल फिलिप का शरीर जम गया। काली लपटें भड़क उठीं, जिससे उसके स्पिरिट बॉडी में चुपचाप आग लग गई। कोहरा तेजी से जम गया और उसे लपेट लिया। उसकी आंखों, नाक, मुंह और कानों से खून रिसने लगा और चटकने जैसी आवाजें आने लगीं। जो शीशा वो लिए हुए था, ऐसा लगा कि वो चकनाचूर हो गया है। वो साफ तौर पर सुस्त पड़ गया था, जैसे उस पर कोई श्राप लगा हो।
बिना किसी हिचकिचाहट के लूमियन ने एक बार फिर स्पिरिट वर्ल्ड ट्रेवर्सल का इस्तेमाल किया और जनरल फिलिप के पीछे से बाहर आया। इस बीच एंथनी रीड खड़ा हो गया था। उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि गहरा गुस्सा और नफरत थी। चूंकि फिलिप उससे ज्यादा दूर नहीं था, साफ सनराइज ग्लीम के किनारे पर वो उस जनरल अपने जानी दुश्मन की ओर दौड़ा। फिलिप की आकृति उसकी आंखों में चमक उठी और वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसकी पुतलियां खड़ी हो गईं और उनमें हल्की सुनहरी चमक आ गई। इस बार उसने फ्रेंजी का इस्तेमाल करने से परहेज किया, क्योंकि उसे डर था कि इससे जनरल फिलिप अपना आपा खो देगा और बदल जाएगा, जिससे गार्डनर मार्टिन को उसकी टीम को मारने का मौका मिल जाएगा। उसने ओ को चुना, जिसे ड्रैगन माइट के नाम से भी जाना जाता है। जनरल फिलिप कांपने लगा। सामान्य परिस्थितियों में वो इतने गंभीर ओवे के आगे नहीं झुकता। ज्यादा से ज्यादा उसे थोड़े समय के लिए डर महसूस होता। हालांकि वो एक बुरी स्थिति में था, एक अनजान ताकत से प्रभावित था और उसके पास मौजूद एक चीज ने उसे धोखा दिया था। नतीजा ये हुआ कि उसका पूरा वजूद सुन्न पड़ गया। ये देखते हुए लूमियन ने स्पेल ऑफ हरम्फ का इस्तेमाल नहीं किया। उसके दाहिने हाथ ने फिर से रिवॉल्वर का आकार ले लिया। जनरल फिलिप के सिर के पीछे निशाना साधा और अपनी उंगलियों से एक गहरा लाल फायरबॉल छोड़ा जो लगभग सफेद था। खतरे के एक साफ एहसास ने फिलिप को चौंका दिया, सिर्फ अपनी मौत का गवाह बनने के लिए। उसके अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। मजबूत होने, जानलेवा हमले करने और कई तरह की जादुई शक्तियों के होने के बावजूद उसे बिना किसी जवाबी कार्रवाई के लगातार हार का सामना करना पड़ा। उसे मौत के दस्तक देने से पहले लड़ने का मौका तक नहीं मिला। उसकी आंखों में अनगिनत किस्मतें एक जाल की तरह आपस में मिल गईं, जो लगातार बदल रही थीं, जैसे उसका मजाक उड़ा रही हों। इसने उसे एक जोकर जैसा महसूस कराया। बैंग! लूमियन के गहरे लाल, लगभग सफेद आग के गोले से जनरल फिलिप का सिर फट गया। खोपड़ी के अनगिनत टुकड़े जलने के निशानों, लाल खून और सफेद दिमाग के हिस्सों के साथ बिखर गए। उस डिसीज्ड का बेजान शरीर जमीन पर गिर पड़ा और उसके काले लबादे की छिपी हुई जेब से एक चीज बाहर निकलकर गिर गई। वह एक गहरे काले रंग की मूर्ति थी, जो हथेली के आकार की थी और एक सुंदर महिला जैसी दिखती थी। सांप जैसे लंबे बाल उसके पैरों तक गिर रहे थे और उसके सिर के ऊपर कई तरह की आंखें थीं। क्या? लूमियन की नजर स्वाभाविक रूप से उस प्राइमोर्डियल डीमोनेस की मूर्ति की ओर गई, जिसे फ्रैंका ने फेंक दिया था। जनरल फिलिप के पास मौजूद मूर्ति की तरह ही एक बिल्कुल सफेद थी, जबकि दूसरी बिल्कुल काली थी। अचानक लूमियन को समझ आया कि जनरल फिलिप के पास मिरर सब्स्टिट्यूशन क्यों था और वो सीधे जेना के सामने क्यों आया था, जो कि अदृश्य थी। उस खास प्राइमोर्डियल डीमोनेस मूर्ति के कारण वो स्वाभाविक रूप से डीमोनेसिस के करीब खिंचा चला आया था। इसके बाद फ्रैंका की असली प्राइमोर्डियल डीमोनेस मूर्ति उस काली मूर्ति के साथ गूंज उठी, जिससे एक ऐसी गड़बड़ी हुई जिसके कारण फिलिप एक महत्वपूर्ण मोड़ पर उस चीज द्वारा श्रापित हो गया। वो काली प्राइमोर्डियल डीमोनेस मूर्ति शायद वही चीज थी जिसे गार्डनर मार्टिन ने रैट क्रिस्टो के तस्करी कारवां के जरिए ट्रायर में मंगाया था। चैप्टर 479 मैचिंग आइटम्स। बैंग! वो जेट ब्लैक बुलेट जो आग की लपटों से जल रही थी, सीधे गार्डनर मार्टिन से टकराई, जो हवस की पकड़ में था और अपने चमकते चांदी के कवच के बिल्कुल बीच में था। ये उसे एक बैटरिंग राम की तरह लगी, जिससे उसके पूरे शरीर में शॉकवेव्स दौड़ गईं। जहां टक्कर हुई थी वहां से दरारों का एक जाल फैल गया, जिससे गार्डनर मार्टिन के कदम लड़खड़ा गए और वो पीछे की ओर झुकने पर मजबूर हो गया। इस अचानक झटके ने उसे उसकी कल्पनाओं से बाहर निकाल दिया। उसने जनरल फिलिप को देखा, जो काली लपटों में घिरा हुआ था और कोहरे में लिपटा था, जबकि लूमियन उस डिसीज्ड के पीछे प्रकट हुआ था। लूमियन का दाहिना हाथ एक रिवॉल्वर की तरह काम कर रहा था, जिसने फिलिप के सिर के पिछले हिस्से पर सीधे एक गहरा लाल आग का गोला छोड़ा। गार्डनर मार्टिन के मास्क के पीछे उसकी पुतलियां फैल गईं और उसकी रीढ़ की हड्डी में सहरन दौड़ गई, जैसे उस पर बर्फ का कोई झरना गिरा दिया गया हो। इस अचानक जागने ने उसकी हवस को प्रभावी ढंग से शांत कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के वो एक घुटने के बल बैठ गया और उसने उस भारी ब्रॉडसवर्ड को जंगल की जमीन में घुसा दिया। वो ब्रॉडसवर्ड चकनाचूर हो गई और प्रकाश के अनगिनत टुकड़ों में बदल गई, जो फ्रैंका, लूमियन और अन्य लोगों की ओर बढ़े, जिसमें जनरल फिलिप का बेजान शरीर भी शामिल था। एक तेज कड़कड़ाहट के बीच फ्रैंका, जो लगातार अपनी जगह बदल रही थी, उस हरिकेन ऑफ लाइट में घिरी रही। उसका शरीर एक टूटे हुए शीशे की तरह बिखरने लगा। लूमियन और जेना का भी वही हाल हुआ। केवल एंथनी रीड, जिसके पास मिरर सब्स्टिट्यूशन नहीं था, सहज रूप से जमीन पर कूद गया और अपने महत्वपूर्ण अंगों को बचाने के लिए सिमट गया। वह चमकदार तूफान लूमियन और उसके साथियों के सामने तेजी से गायब हो गया, जो जंगली इलाके के बाहरी हिस्से में फीकी काली पत्थर की ईंटों की ओर देख रहे थे। उन्होंने एक शानदार सफेद जलता हुआ भाला देखा, जो दूर के आलीशान शहर की ओर तेजी से बढ़ रहा था, जिसने पलक झपकते ही 100 मीटर से ज्यादा की दूरी तय कर ली। जैसे ही वो आग का भाला जमीन से टकराया, चांदी के कवच में लिपटा गार्डनर मार्टिन फिर से खड़ा हुआ और अपना ध्यान पतले कोहरे में ढके शहर की ओर कर लिया।
कई लगातार कोशिशों के बाद गार्डनर मार्टिन ने फ्रांका और अन्य लोगों से खुद को दूर कर लिया और शहर के बाहरी इलाके की जर्जर इमारतों की ओर दौड़ पड़ा। लूमियन ने उसका पीछा न करने का फैसला किया। इसके बजाय वो एंथनी रीड का हाल देखने के लिए सनराइज ग्लीन के किनारे की ओर दौड़ा। उस साइकाइट्रिस्ट के शरीर पर अनगिनत खून से लथपथ घाव थे, जिनमें सबसे गंभीर उसकी पीठ के बाईं ओर था, जहां से उसके धड़कते दिल की झलक दिख रही थी। करवट लेकर लेटे हुए और खून से लथपथ एंथनी रीड ने लूमियन को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। उस मुस्कान में मौत का कोई डर नहीं था, सिर्फ राहत, सुकून और संतुष्टि थी। बदले का स्वाद वाकई मीठा था। ये देखते हुए कि एंथनी रीड के होंठ कुछ कहने के लिए हिल रहे थे, लूमियन ने मजाक में कहा, क्या तुम अपने आखिरी शब्द कहना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा सामान वेस्ट मिडसीशायर कोस्ट पर तुम्हारे घर भेज दें? बोलते समय लूमियन ने चांदी की एक बाली निकाली और उसे अपने बाएं कान के निचले हिस्से में लगा लिया। नीचे झुकते हुए उसने अपना बायां हाथ एंथनी की पीठ के बड़े घाव पर दबाया। अचानक उसकी हथेली ऊपर की ओर खिसकी और वो भयानक घाव एंथनी के कंधे पर शिफ्ट हो गया। पलक झपकते ही एंथनी के शरीर की सबसे गंभीर चोट गायब हो गई और वो बिल्कुल नए जैसा हो गया। हालांकि उसके कंधे का शुरुआती मामूली घाव गहरा हो गया, जिससे सफेद हड्डियां दिखने लगीं और खून रिसने लगा। यह लाई का डैमेज ट्रांसफर था, जो एक समय में एक घाव को ठीक करने में सक्षम था। एंथनी हैरान रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। हालांकि दर्द बना रहा और उसका शरीर कमजोर हो गया, कम से कम मौत का खतरा टल गया था। फिर जेना पास आई और उसे सीधा लिटा दिया। एक तेजी के साथ जेना ने एंथनी की छाती में एक ऑब्सिडियन एरो घुसा दी। एरो ऑफ द ब्लड थर्स्टी ने तुरंत खून सोख लिया, जिससे एंथनी की पुतलियां लाल हो गईं। आसमान में अदृश्य लपटें थोड़ी चौंधिया देने वाली लगीं और हवा में खून की गंध लुभावनी लगने लगी। उसी समय उसके शरीर के छोटे घाव तेजी से भर गए और ज्यादा गंभीर घावों में काफी सुधार दिखा। कुछ ही मिनटों में वे अपने आप बंद हो जाने चाहिए थे, जिससे उसकी हरकतों में कोई रुकावट नहीं आती। मौत के कगार पर खड़ा एंथनी रीड हैरान होकर खड़ा हो गया और अविश्वास के साथ अपने शरीर की जांच करने लगा। मैं लगभग ठीक हो गया हूँ। मैं इतनी जल्दी ठीक हो गया? एक स्पेक्टेटर के रूप में उसकी भावनाएं साफ तौर पर बदल रही थीं। बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है, फ्रांका ने तारीफ की। जब तक तुम मौके पर ही खत्म नहीं हो जाते और कंट्रोल खोकर राक्षस में नहीं बदल जाते, तब तक तुम्हें बचाने का मौका हमेशा रहता है। ज्यादा से ज्यादा तुम कमजोर हो जाओगे। लाई का डैमेज ट्रांसफर और एरो ऑफ द ब्लड थर्स्टी की शानदार सेल्फ हीलिंग क्षमताओं ने मिलकर ऐसा कमाल का असर दिखाया था। फ्रांका ने लूमियन की ओर मुड़कर सवाल किया, मुझे लगा था कि तुम गार्डनर मार्टिन को रोकोगे। उस नाजुक पल में दूसरे लोग गार्डनर मार्टिन की भागने की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकते थे। केवल लूमियन, जो स्पिरिट वर्ल्ड रिवर्सल में सक्षम था, उसके पास उसे पकड़ने और प्रभावी ढंग से रोकने की क्षमता थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं चाहता था? लूमियन ने मजाक के लहजे में जवाब दिया। हालांकि उसमें इसकी ताकत नहीं बची थी। अगर आज उसकी पहली टेलीपोर्टेशन के दौरान वॉइजन सांसों के सर्कल इनहेबिटेंट ने उसे प्रभावित न किया होता, जिससे वो अपनी स्पिरिचुअलिटी खर्च किए बिना अपनी पुरानी जगह पर लौट आया था, तो लूमियन एक स्थिर स्थिति में नहीं रह पाता। वो डैमेज ट्रांसफर के लिए लाई का इस्तेमाल भी नहीं कर पाता। उसे फ्रांका या जेना पर निर्भर रहना पड़ता। वह गार्डनर मार्टिन को कैसे पकड़ पाता? फ्रांका तुरंत लूमियन की बात समझ गई। वो इस जगह आने से पहले और बाद में कई लड़ाइयां लड़ चुका था और उसकी स्पिरिचुअलिटी पूरी तरह खत्म होने की कगार पर थी। ठीक है। फ्रांका ने अपना ध्यान प्राइमोर्डियल डीमोनेस की उन दो मूर्तियों की ओर लगाया, एक काली और एक सफेद, जो जमीन पर पड़ी थीं और हरिकेन ऑफ लाइट से भी सुरक्षित थीं। भौहें सिकोड़ते हुए उसने पूछा, मैं इन दोनों को कहाँ फेंकूं? उनका लगातार इस तरह की अजीब घटनाएं पैदा करना एक धोखे जैसा लग रहा था। उन्हें अपने साथ ले लो। लूमियन ने मुस्कुराने से पहले एक पल के लिए सोचा। अगर ये न होती, तो हम जनरल फिलिप को इतनी आसानी से कैसे मार पाते? हमें भविष्य में भागने के लिए इनकी जरूरत पड़ सकती है। हाँ, हम दोनों मूर्तियां एक ही व्यक्ति को नहीं दे सकते। तुम एक ले लो और जेना दूसरी ले लेगी। थोड़ी देर रुकने के बाद फ्रैंका ने जवाब दिया, मैं अभी भी सफेद वाली ही लूंगी। डीमोनेस सेक्ट की सदस्य होने के नाते असली प्राइमोर्डियल डीमोनेस मूर्ति रखना ही स्वाभाविक था। जेन्ना को वो बिल्कुल काली प्राइमोर्डियल डीमोनेस मूर्ति उठाते हुए देखकर फ्रांका उलझन में बड़बड़ाई, ऐसी मूर्ति यहाँ क्यों है? प्यूरिफायर्स की फाइलों और अन्य गुप्त संगठनों की जानकारी के अनुसार डीमोनेस सेक्ट के सदस्य केवल हड्डी की बनी मूर्तियां रखते हैं। वहां इतना काला कुछ भी नहीं है। बोलते हुए फ्रांका ने उस जली हुई प्राइमोर्डियल डीमोनेस की हड्डी की मूर्ति की अपनी मूर्ति से तुलना की। जल्द ही उसे बारीकियों में अंतर नजर आया। सफेद और काली रंगत के अलावा प्राइमोर्डियल डीमोनेस के सांप जैसे बालों के सिरों पर बनी आंखें अलग अलग दिशाओं में थीं। अगर एक बाईं ओर देख रही थी तो दूसरी निश्चित रूप से दाईं ओर देख रही थी।
जैसे शीशे की छवि, शीशा। क्या ये शीशे वाली प्राइमोर्डियल डीमोनेस है? फ्रैंका ने अंदाजा लगाया, डीमोनेस पाथवे की क्षमताओं और उस अजीब मिरर वर्ल्ड के अपने अनुभव को मिलाते हुए। सामान्य परिस्थितियों में ऐसा संभव नहीं होना चाहिए। आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर के लिए ऐसी मूर्ति ढूंढना आसान नहीं रहा होगा। अब वो गार्डनर मार्टिन और जनरल फिलिप के साथ अपनी मुलाकातों के पीछे का कारण समझ गई थी। ये लॉ ऑफ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स कन्वर्जेंस का असर था। एंथनी को छोड़कर, जो अनजाने में अपने साथी द्वारा लाया गया एक साइकाइट्रिस्ट था, वहां मौजूद हर कोई या तो हंटर था या डीमोनेस। इसके अलावा फ्रैंका और एंथनी उसी तरीके से अंदर आए थे जैसे जनरल फिलिप। वे निश्चित रूप से इस जंगली इलाके के किनारे पर निकलेंगे, जहां शीशे के टुकड़े बिखरे हुए हैं। शीशे के अंदर प्राइमोर्डियल डीमोनेस। लूमियन को ये विवरण डरावना लगा। बिना किसी देरी के, उसने फ्रैंका और अन्य लोगों से कहा, जनरल फिलिप की लाश की तलाशी लो और आसपास की रखवाली करने में मेरी मदद करो। मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी बहाल करने के लिए एक रिचुअल तैयार करूंगा। जेना ने हैरानी जताई। क्या ऐसा कोई रिचुअल है जो स्पिरिचुअलिटी बहाल कर सकता है? उसकी नजर स्वाभाविक रूप से जनरल फिलिप की लाश पर गई और उसे एहसास हुआ कि वो 5 या 6 टुकड़ों में बट गई थी, जो एक भयानक नजारा था। उस समय तक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स बाहर नहीं आए थे। उस दुष्ट देवता का वरदान अपने स्रोत पर वापस नहीं जा सका था और धीरे धीरे उस बेजान शरीर में ही समा रहा था। लूमियन भूरे सफेद पत्थर के खंभों वाले एक कम रोशनी वाले इलाके में गया, जहां उसने छिपने की जगह ढूंढी और तेजी से अपनी वेदी तैयार की। फ्रांका समझ सकती थी कि वो किससे प्रार्थना कर रहा था, इसलिए वो किसी भी अनहोनी से बचाने के लिए उसके साथ शामिल हो गई। जना वेदी के पास जाने से पहले कुछ सेकंड तक सोचती रही। वो लकी सोने का सिक्का निकालकर उसने लूमियन से कहा, ये वो लकी सोने का सिक्का है जो उस लड़के ने मुझे दिया था। मुझे नहीं पता कि दूसरों को देने पर यह काम का है या नहीं, लेकिन कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। उसने लाश की तलाशी का काम एंथनी रीड को सौंप दिया, जो तेजी से ठीक हो रहा था। फ्रैंका ने एक पल चुप रहकर पुष्टि की, सही बात है। लूमियन हिचकिचाया नहीं। आखिरकार विल का टैरोट क्लब के साथ गहरा संबंध था। भले ही वो लकी सोने का सिक्का दूसरों को न दिया जा सके, लेकिन इसका कोई बुरा असर नहीं होगा। वेदी पर लोअन गोल्ड पाउंड रखते हुए लूमियन ने स्पिरिचुअलिटी की एक दीवार बनाई, सारी मोमबत्तियां जलाईं और 2 कदम पीछे हट गया। वरदान मांगने वाले रिचुअल के बजाय उसने मिस्टर फूल के सम्मानजनक नाम का पाठ करने की कोशिश की। द फूल दैट डजंट बिलोंग टू दिस एरा, द मिस्टीरियस रूलर अबव द ग्रे फॉग, द किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक हु व्हील्स गुड लक। जैसे ही हर्मिस भाषा की आवाज गूंजी, वेदी पर रखा वो लकी सोने का सिक्का चमक उठा। स्पिरिचुअलिटी की दीवार से एक पतला धूसर कोहरा निकला, जिसने जंगली इलाके के बाहरी हिस्से को घेर लिया। दूर के आलीशान शहर में कोहरा और घना होता हुआ दिखाई दिया। जल्द ही, जैसे ही लूमियन ने वरदान के लिए प्रार्थना शुरू की, उस इलाके से एक पागलपन भरी और भयानक दहाड़ गूंजी, जहां मौसम खराब था और विशाल आकृतियां दिखाई दे रही थीं। उस पतले धूसर कोहरे के बावजूद उन चारों को चक्कर आने लगे। उनके शरीर में खून तेजी से दौड़ने लगा और उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। यह वाकई काम का है। ये सचमुच भाग्यशाली है। लूमियन ने वेदी पर चमकते सोने के सिक्के को देखा और गहरी सांस ली। अगर यह रिचुअल और मिस्टर फूल के धूसर कोहरे की सुरक्षा न होती, तो वो दहाड़ गंभीर नुकसान पहुंचा सकती थी, खासकर लूमियन की लगभग खत्म हो चुकी स्पिरिचुअलिटी को देखते हुए। वो अपना आपा खो सकता था, जिससे एंथनी रीड की जान भी खतरे में पड़ सकती थी, जो अभी अभी गंभीर चोटों से उबर रहा था। फ्यू। लूमियन ने सांस छोड़ी और फ्रैंका और जेना की नजरों के सामने गहरी आवाज में पाठ जारी रखा। पावर ऑफ इनएविटेबिलिटी। You are the past, the present, and the future. You are the cause, the effect, and the process. Chapter 480. Ascetic. पागलपन भरी और भयानक दहाड़ के बीच एक तूफान उस असामान्य रूप से खराब मौसम के बीच से गुजरा, जिसने पूरे नज़ारे को धुएं, आग की लपटों, बिजली और ओलों से ढक दिया। ये आसमान की ओर ऊपर उठा और शांत नर्क में मिल गया। प्रलय जैसे इस तूफान से कुछ ही दूरी पर 2 आकृतियों ने एक साथ उस दहाड़ का असर महसूस किया। एक का सिर थोड़ा पीछे की ओर झुका, जैसे किसी ने मुक्का मारा हो, जबकि दूसरे की झुर्रियां कांप उठीं और उसकी आंखें तेज हो गईं। पहला वो आदमी था जो मूल रूप से ओल्सन के पीछे खड़ा था, जो आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर का वाइस प्रेसिडेंट था, टोनी ट्वेन। दूसरा एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जिसने पदकों और सैश के साथ नीली मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी थी। उसके करीने से संवारे हुए काले लाल बाल उसे आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर के रहस्यमय प्रेसिडेंट के रूप में पहचान दिला रहे थे, जिसे डायस्ट के नाम से जाना जाता था। डायस्ट ने अपनी नजर तूफान से हटाकर टोनी ट्वेन की ओर की। कॉन्करर बनने का मौका हमारे सामने है। अगर मैं इसे हासिल कर लेता हूं, तो मैं वेदर वॉरलॉक की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को अलग करने का रास्ता खोज लूंगा और इसे तुम्हें दे दूंगा।
जब टोनी ट्वेन ने उस भयंकर तूफान, बिजली और मूसलाधार बारिश को देखा, तो उसकी हल्की नीली आंखों में मजाक का भाव था। क्या हम सच में सफल हो सकते हैं? एक वेदर वॉरलॉक पहले ही शामिल हो चुका है। भले ही वमोंडा सौरॉन अपना आपा खो दे और एक राक्षस में बदल जाए, फिर भी वो एक सीक्वेंस 1 राक्षस है। टोनी ट्वेन के शब्दों में, सीक्वेंस 2 वेदर वॉरलॉक या सीक्वेंस 1 कॉन्करर के लिए कोई सम्मान नहीं था, भले ही वो खुद अभी तक एंजल नहीं बना था। डायस्ट के चेहरे के भाव नहीं बदले और उसका आभा मंडल बढ़ गया। अपनी मिलिट्री ड्रेस में वो सभी सेनाओं के कमांडर इन चीफ जैसा लग रहा था। कहीं और हम निश्चित रूप से फेल हो जाते। बिना किसी दखल के भी हमें बेकाबू वमोंडा सौरन के खिलाफ खड़े होने के लिए एक लंबी तलाश शुरू करनी पड़ती। लेकिन यहाँ डाइस्ट गहरी आवाज में बोला, हम थोड़े समय के लिए उस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसकी भौहों के बीच का हिस्सा लाल हो गया, जैसे कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। उसी समय डाइस्ट ने अपनी कमर से एक सिक्कों वाला बैग निकाला, जो उसकी यूनिफॉर्म के नीचे छिपा था। सोयाबीन और हथेली के आकार के लोहे के कुछ सैनिकों से भरा हुआ। डाइस्ट ने उन्हें पकड़ा और आगे की ओर फेंक दिया। तेज हवा के बीच वे लोहे के सैनिक जिंदा हो गए और फैल गए। सोयाबीन तेजी से फूल गए, धुंधले चेहरों और पीली त्वचा वाले दिग्गजों में बदल गए, जैसे उन्हें पानी में भिगोया गया हो। अपनी टीम को समय पर यहां लाने में असफल रहने पर डाइस्ट अचानक एक जलती हुई गहरी लाल, लगभग बैंगनी लपट में बदल गया, जिसने नए बने सैनिकों को अपनी चपेट में ले लिया। रोशनी की एक किरण ऊपर उठी, आसमान को चीरती हुई, और तूफान के अंदर उस विशाल आकृति की ओर बढ़ी। डॉट डॉट डॉट। धुंधले धूसर कोहरे में लिपटे उस शानदार शहर के किनारे पर गार्डनर मार्टिन ने अपना हेलमेट उतार दिया। उसके कवच के सीने वाले हिस्से पर जाले जैसी दरारें थी, जिससे उसके नीचे के खून से सने कपड़े दिख रहे थे। एक हाथ अपने सिर पर रखे हुए वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा, बीच बीच में गहरे लाल रंग की लपटें छोड़ रहा था जो सफेद के करीब थीं। उस भयानक दहाड़ ने साफ तौर पर अपना असर दिखाया था। खंडहरों के बीच से गुजरते हुए गार्डनर मार्टिन तेजी से उस पतले धूसर कोहरे के करीब पहुंचा। आधी ढही हुई असमान इमारतें भीतर खड़ी थीं, जो समय में जमी हुई लग रही थीं, किसी विनाशकारी हमले की शिकार और जमीन में धंसी हुई थीं। अचानक रुकते हुए गार्डनर मार्टिन ने बगल में देखा और गहरी आवाज में पूछा, कौन है? बजरी गिरने की आवाज के बीच ओल्सन, जो एक भूखे भालू जैसा लग रहा था, एक ढही हुई काली इमारत के पीछे से एक छोटा भूरा सूटकेस लेकर बाहर निकला। सुपरवाइजर, जिसने आधी टॉप हैट, पीली बनियान और काला सूट पहना था, ने गार्डनर मार्टिन की ओर देखा और कहा, मुझे नहीं पता था कि कौन आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए छिप गया। फिलिप कहाँ है? गार्डनर मार्टिन ने राहत की सांस ली और जवाब दिया, हमारा सामना लूमियन ली और उसकी टीम से हुआ। उन्होंने फिलिप को मार डाला। मैं घायल हो गया और बड़ी मुश्किल से बच निकलने में सफल रहा। ओल्सन ने अपनी घनी दाढ़ी के साथ लड़ाई की बारीकियों में जाने के बजाय गार्डनर मार्टिन का जायजा लिया। तुम्हारी हालत काफी खराब है। गार्डनर मार्टिन हल्के से हंसा और बोला, सौभाग्य से मेरे पास बचाने के लिए प्राइड आर्मर था। हाँ, मैं मुख्य रूप से उस दिव्य दहाड़ को दोष देता हूँ, इसने मुझे एक हद तक प्रभावित किया। सौभाग्य से मैं काफी दूर था, इसलिए समस्या उतनी गंभीर नहीं है। देखो, प्राइड आर्मर ने भी मुझ पर हमला नहीं किया है, जो बताता है कि मैं कमजोर नहीं हुआ हूँ। ये अच्छा है। अब फोर्थ ईपॉक ट्रायर में प्रवेश करते हैं, सुपरवाइजर ओल्सन ने बेरुखी से सिर हिलाते हुए कहा। गार्डनर मार्टिन मुड़ा, एक हाथ से चांदी का हेलमेट पकड़ा और पास के पतले धूसर कोहरे की ओर चल दिया। ओल्सन एक छोटा भूरा सूटकेस लेकर आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर के कमांडिंग ऑफिसर के पीछे चल दिया। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, ओल्सन की आंखें अचानक हिंसक और क्रूर हो गईं। तुमने 2 बार सौभाग्य से का इस्तेमाल किया। तुमने पहले ही प्राइड आर्मर का हेलमेट उतार दिया है। ओल्सन मन ही मन बुदबुदाया। उसकी भूरी लाल आंखें चांदी के कवच में गार्डनर मार्टिन की लड़खड़ाती आकृति को दिखा रही थीं। डॉट डॉट डॉट। विल्डरनेस के किनारे पर शीशे के टुकड़ों के बीच फ्रांका और जेना उस आध्यात्मिकता की दीवार से निकलने वाले मंत्रों को नहीं सुन पा रही थीं, लेकिन उन्होंने देखा कि वे धूसर सफेद पत्थर के खंभे और उसी रंग की 2 मोमबत्तियां रहस्यमय तरीके से नरम हो रही थीं। मुट्ठी के आकार की मोमबत्ती की लपटें चांदी जैसी सफेद और काली होकर फड़फड़ा रही थीं, जबकि लूमियन के सीने से एक नकली काले तरल जैसा पदार्थ निकला जिसने उसे पूरी तरह लपेट लिया। जैसे ही लूमियन जमीन पर सिमट गया और कभी कभी लौटने लगा, फ्रांका ने धीरे से आह भरी और कहा, यह दर्दनाक लग रहा है। यह संभवतः ऐसी कठिन परिस्थिति के साथ सीएल का चौथा सामना था। सही बात है। आध्यात्मिकता की दीवार के बाहर खड़े होने के बावजूद जेना को एक अजीब सा डर महसूस हुआ और उसके रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि वो सीएल के मानसिक दर्द और उलझन की गवाह रही थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसने उसे इतनी तीव्र शारीरिक पीड़ा झेलते देखा था। फ्रैंका ने ईमानदारी से कहा, अगर सीएल अब अफ्लिक्शन पोशन पर स्विच कर ले तो उसे सीक्वेंस 4 तक न पहुंच पाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
ये बहुत मैचिंग है। असासिन पाथवे के सीक्वेंस 5 को अफ्लिक्शन या डीमोनेस ऑफ अफ्लिक्शन के रूप में जाना जाता था। एक और भयानक दहाड़ के बाद लूमियन के शरीर पर मौजूद चांदी जैसा काला नकली तरल उसके अंदर समा गया। उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे शांत हुए और उसका शरीर उस सिमटी हुई स्थिति से बाहर आ गया। वो ढहे हुए धूसर सफेद पत्थर के खंबे के पास लेटा रहा। कुछ सेकंड तक हिलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। हालांकि उसकी आध्यात्मिकता बहाल हो गई थी और बढ़ भी गई थी, लेकिन उसका शरीर और दिमाग पूरी तरह थक चुके थे। ये उस एहसास जैसा था जो किसी बेहद चुनौतीपूर्ण काम को पूरी एकाग्रता के साथ पूरा करने के बाद होता है। लूमियन ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए खुद को खड़ा होने के लिए मजबूर किया। उसने देखा कि चांदी जैसी काली मोमबत्ती की लौ सामान्य हो गई थी और आसपास का धूसर कोहरा धीरे धीरे छंट रहा था। उस भयानक दहाड़ के खिलाफ धूसर कोहरे की सुरक्षा पर निर्भर रहने की उसकी योजना लागू होने से पहले ही फेल हो गई थी। मिस्टर फूल की प्रतिक्रिया की एक समय सीमा थी। इसके अलावा उसे सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स के दखल के बारे में भी सोचना था। जैसे ही लूमियन ने तेजी से वेदी को साफ किया, उसने अपने बदलाव की जांच की। एसेटिक बून के साथ आध्यात्मिकता में सुधार साफ दिख रहा था। लूमियन का मानना था कि स्पेल ऑफ हरम्फ को कुछ बार इस्तेमाल करने के बाद भी वो लगभग 8 बार स्पिरिट वर्ल्ड ट्रैवर्सल कर सकता था। एसेटिक ने उसकी सहन शक्ति को भी बढ़ा दिया था, जिससे वो खराब मौसम के प्रति अधिक अनुकूल हो गया था। भले ही उसे पाले का सामना करना पड़ता, वो जमता नहीं। इसी तरह उसने भावनाओं और इच्छाओं को सहने में खुद को बेहतर पाया। हालांकि वो अभी भी उन्हें महसूस करता था, लेकिन वो बहुत सी चीजें सह सकता था। ये एक एसेटिक की मुख्य क्षमता कंप्रेशन तक फैल गया। इसका इस्तेमाल दिमाग के लिए किया जा सकता था और इसके शारीरिक और रहस्यमयी क्षेत्रों में भी सकारात्मक प्रभाव थे। पहला भावनाओं और इच्छाओं से जुड़ा था, जिन्हें ज्यादातर सहन किया जाता था। वे पूरी तरह गायब नहीं हुई थीं, लेकिन दब गई थीं। नाजुक मोड़ पर उन्हें बाहर निकालने या राहत देने की जरूरत थी, वरना मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा हो सकती थीं। कंप्रेशन की क्षमता इन भावनाओं और इच्छाओं को इकट्ठा कर सकती थी और इच्छित प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण क्षणों में विस्फोट कर सकती थी। लूमियन के लिए कॉन्ट्रैक्टी की 3 क्षमताओं के नकारात्मक प्रभाव और उस पर मौजूद रहस्यमयी चीजों के प्रभाव अब अधिक सहनीय थे। हालांकि उसे बाहर निकालने के रास्ते के रूप में नियमित रूप से दुश्मन की गर्दन तोड़नी पड़ती थी। बाद वाला पहलू आध्यात्मिकता, ताकत और रस्मों के चरणों से जुड़ा था। कंप्रेशन के जरिए लूमियन आध्यात्मिकता और ताकत को एक औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक संकुचित और संग्रहित कर सकता था, जब उसके पास करने के लिए कुछ ना हो और जरूरत पड़ने पर उन्हें छोड़ सकता था। इसने उसकी आध्यात्मिकता को एक बार बहाल होने और अस्थायी रूप से बढ़ने की अनुमति दी। उसकी ताकत, गति और फुर्ती 1 या 2 मिनट के लिए वॉरियर पाथवे के सीक्वेंस 6 डॉन पैलेडिन का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त थी। इसके अतिरिक्त रस्मों के चरणों के संचय ने लूमियन को वास्तविक युद्ध में एनिमल क्रिएशन स्पेल और एक्सोर्सिज्म स्पेल जैसी क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया। इसके अलावा एसेटिक बनने के बाद लूमियन के पिछले वरदान भी बढ़ गए थे। उदाहरण के लिए वो अब 3 कॉन्ट्रैक्ट एबिलिटीज को सह सकता था, हालांकि वो उन्हें ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता था। उसने 1 या 2 उपयुक्त चुनना पसंद किया, क्योंकि बहुत अधिक कॉन्ट्रैक्ट बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव लाते थे। यहाँ तक कि एसेटिक्स को भी उनकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता था, जैसा कि गियोम बेने और बुवार्ड जैसे नकारात्मक उदाहरणों से साबित हुआ था। बेशक यह तत्काल चिंता का विषय नहीं था, क्योंकि इस स्थान पर स्पिरिट वर्ल्ड से प्राणियों को बुलाना असंभव था। लूमियन ने तेजी से चीजें बटोरी और आध्यात्मिकता की दीवार को हटा दिया। जेन्ना को वो भाग्यशाली सोने का सिक्का वापस देते हुए वो धीमी और कमांडिंग आवाज में बोला, चलो 4th ईपॉक ट्रायर की ओर चलते हैं। हूँ? जेन्ना हैरान रह गई। सीएल ने ही उन्हें उस दिग्गज और बड़े शहर से दूर रहने की चेतावनी दी थी। फ्रैंका ने सोच विचार के साथ पीछे देखा और कहा, क्या तुम्हें शक है कि शहर को ढकने वाला कोहरा मिस्टर फूल का है? अंदर जाने से कुछ सुरक्षा मिल सकती है। हमें उस पागल की दहाड़ से मारे जाने या राक्षस में बदलने के जोखिम के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, यह खतरनाक है, लेकिन हमारे पास अपना बचाव करने और आगे की गतिविधियों का इंतजार करने का मौका है। लूमियन ने अंदाजा लगाया कि वही कोहरा 4th ईपॉक ट्रायर को घेरे हुए है, जो समैरिटन वुमेन स्प्रिंग के आसपास के कोहरे और 4th ईपॉक की महत्वपूर्ण हस्तियों की परछाइयों से शक्ति खींच रहा है। ये मिस्टर फूल की शक्तियों से निकला था। फ्रांका ने समय बर्बाद नहीं किया और दृढ़ता से सिर हिलाया। ठीक है। जेन्ना ने बिना किसी सवाल के अपने 2 साथियों पर भरोसा करना चुना। उस पल एंथनी रीड ने युद्ध के मैदान को साफ करना खत्म कर दिया था और लूट के सामान के साथ पास पहुंचा।